एपिसोड 1 to 10। अध्याय 1, आत्मा का जागरण। ताइक्यान महाद्वीप में बलवानों का सम्मान किया जाता है। इस महाद्वीप पर हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। मार्शल आर्ट का मार्ग लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है। शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट दुनिया को नीचा देख सकते हैं, आकाश में कदम रख सकते हैं, पहाड़ों और समुद्रों को चीर सकते हैं और बाकी सभी से ऊपर खड़े हो सकते हैं। कमजोरों की बात करें तो वे केवल अपमान में ही जी सकते हैं, लगातार दूसरों द्वारा सताए जाते रहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित मार्शल आत्मा को जागृत करना होगा। केवल मार्शल आत्मा के माध्यम से ही व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा से संवाद कर सकता है। मार्शल सोल कई रूपों और आकारों में पाए जाते हैं: पशु मार्शल सोल, हथियार मार्शल सोल और मौलिक मार्शल सोल। कुछ विलक्षण प्रतिभाएं उत्परिवर्तित मार्शल सोल को भी जागृत कर सकती हैं। मार्शल सोल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक रैंक को आगे 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मार्शल सोल के रैंक की ताकत का मार्शल आर्टिस्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने क्षेत्र में सुधार करता है तो उसकी मार्शल आत्मा भी तदनुसार मजबूत हो जाती है। महान शिया साम्राज्य, खूनगंज शहर, चू परिवार। एक युवक एक बड़ी चट्टान पर कुछ सुस्ती से बैठा था। उसका चेहरा कोमल था और उसकी आंखें गहरी थीं। वह केवल 15 या 16 वर्ष का था। आकर्षक रूप, रंग, तराशे हुए नैन नक्श, तलवार जैसी भौहें और तारों जैसी आंखों वाला, जिससे एक वीर आभा निकलती थी। हालांकि कभी कभी उसकी आंखों में उदासी और उतार चढ़ाव की झलक दिखाई देती थी, जो उसकी उम्र के एक युवक के लिए बिल्कुल विपरीत थी। मैं 16 वर्षों से इस दुनिया में हूँ। मैं ड्रैगन हूँ या कीड़ा, यह आज पता चलेगा। युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उत्साह की हल्की सी चमक झलक रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस 16 वर्षीय कोमल युवक के भीतर एक 30 वर्षीय व्यक्ति की आत्मा निवास करती है। उसका नाम चू युन था और वह मूल रूप से इस दुनिया का नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह 21वीं सदी की पृथ्वी से आया था, चीन का एक कुलीन विशेष बल का सैनिक। चीन के संग्रहालय को चोरों द्वारा निशाना बनाए जाने और परिणामस्वरूप अरबों युआन मूल्य की सांस्कृतिक कलाकृतियों के नुकसान की खबर ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। चीन की प्रतिष्ठा को बहाल करने और चीनी सेना की शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए चू युन की विशेष बलों की टीम को चोरी की गई कलाकृतियों को बरामद करने का तत्काल मिशन सौंपा गया था। अपने सभी साथियों के बलिदान के बाद चू युन एक अकेला नायक बन गया। उसने अकेले ही दृढ़ निश्चय के साथ ड्रैगन की गुफा में प्रवेश किया, 20 से अधिक भाड़े के सैनिकों को मार गिराया और कलाकृतियों को विदेश जाने से बचाया। हालांकि चू युन को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले, चाहे वह मतिभ्रम हो या कुछ और, चू युन ने धुंधले रूप से देखा कि उसके खून से सने सांस्कृतिक अवशेष से एक काली छाया निकली और तेजी से उसकी भौहों के बीच घुस गई। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो चू युन का पुनर्जन्म ताइक्यान महाद्वीप पर हो चुका था और उसकी आत्मा एक ऐसे शिशु से जुड़ गई थी जिसकी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। मानो भाग्य में लिखा था, ये शिशु चू परिवार में पैदा हुआ और उसका नाम भी चू युन रखा गया। इस प्रकार चू युन ने इस नई दुनिया को समझने और स्वीकार करने का प्रयास शुरू किया। समय बहुत तेजी से बीत गया और 16 साल पलक झपकते ही गुजर गए। ताइक्यान महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट 16 वर्ष की आयु में अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर सकते हैं और तब से वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संवाद करने और साधना करने के लिए अपनी मार्शल आत्मा पर निर्भर रहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल सोल की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खूनगंज शहर जैसी जगह में जो मार्शल सोल पीले रैंक 5वीं श्रेणी तक पहुंच जाता है, उसे प्रतिभावान की उपाधि प्राप्त होती है। यदि किसी परिवार में येलो रैंक और 6ठी श्रेणी की मार्शल सोल वाला कोई बच्चा पैदा होता है तो वे निस्संदेह उसे एक खजाने की तरह संजो कर रखेंगे। आज मार्शल सोल अवेकनिंग का दिन है और हाल के वर्षों में हमारे चू परिवार के लिए सबसे भव्य दिन भी है। मैं चू तियानकुओ यहाँ एक महत्वपूर्ण बात की घोषणा करने आया हूँ। जैसे ही मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह शुरू होने वाला था, यात्रा की थकान से चूर एक असाधारण अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया। उसकी निगाहें थकी हुई थीं, लेकिन उत्साह को छिपा नहीं सकी। परिवार का मुखिया। चौक में मौजूद चू परिवार के कई सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और उनकी निगाहें उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि चू युन के पिता, चू परिवार के मुखिया चू तियानकुओ थे। चू युन जिज्ञासा से भरी आंखों से खड़ा हो गया। चू तियानकुओ की कठोर निगाहें पूरे दृश्य पर घूमी और अंत में चू युन पर आकर रुकी। मैं 3 साल बाद परिवार के मुखिया का पद यूनेर को सौंप दूंगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? क्या
क्या एक छोटे से पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी? चू परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग बेहद आश्चर्यचकित थे। ये निर्णय सचमुच अचानक लिया गया था। चू यून का विकास किसी चमत्कार से कम नहीं था। छोटी उम्र से ही उसने अपनी उम्र से कहीं अधिक संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन किया और उसका हृदय स्वभाव अपने साथियों से कहीं आगे था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनमें असाधारण प्रतिभा थी। उन्होंने 10 वर्ष की आयु तक अपनी सारी नींव रख दी थी और 15 वर्ष की आयु तक वे अपने नंगे हाथों से खूंखार जानवरों को वश में कर सकते थे। हालांकि उसने अभी तक अपनी मार्शल सोल को जागृत नहीं किया था, लेकिन किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि चू यून की मार्शल सोल रैंक कम होगी। लेकिन फिर भी 3 साल बाद वह सिर्फ 19 साल का ही होगा। क्या इतनी कम उम्र में परिवार के मुखिया की भारी जिम्मेदारी संभाली जा सकती है? मैं आपत्ति करता हूं। चू यून इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। चू परिवार के मुखिया चू वानकिंग ने माथे पर शिकन डालते हुए आगे कदम बढ़ाया। चू तियानकुओ ने चू वानकिंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं एक बात बताना भूल गया। इस बार मेरी बाहरी यात्रा वास्तव में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के लिए थी। मैंने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को अपने प्रवेश केंद्र को होनगन शहर में स्थानांतरित करने के लिए मना लिया है। ये शब्द सुनते ही सबने ठंडी हवा में सांस ली। यहां तक कि चू वानकिंग, जिसने पहले अपनी आपत्ति व्यक्त की थी, वह भी अवाक और अवाक रह गया। सभी को समझ आ गया था कि चू तियानकुओ चू यून के लिए रास्ता बना रहा था। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय महान शिया साम्राज्य के निकट स्थित सबसे शक्तिशाली साधना संप्रदाय है और यह महान शिया साम्राज्य के सभी युवा प्रतिभावानों द्वारा प्रशंसित पवित्र भूमि भी है। सभी युवा प्रतिभाओं को खो जाने से बचाने के लिए महान जिया साम्राज्य ने ऐसे कानून बनाए जो छात्रों को निजी तौर पर संप्रदायों में आवेदन करने से रोकते थे। वे केवल संप्रदायों के आने और भर्ती करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। हेवनली दाओ संप्रदाय हर 3 साल में एक बार शिष्यों की भर्ती करता है। केवल पीले रैंक 6ठी श्रेणी या उससे ऊपर की मार्शल सोल वाले मार्शल आर्टिस्ट ही चुने जा सकते हैं। इसके अलावा शिष्यों की भर्ती के समय वे केवल एक ही शहर का चयन कर सकते हैं। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए सबसे पहले पर्याप्त प्रतिभा का होना आवश्यक है और दूसरी बात यह भाग्य पर निर्भर करता है। मूल रूप से स्वर्गीय दाओ संप्रदाय इस वर्ष पड़ोसी तियानकियू शहर में शिष्यों की भर्ती करने की योजना बना रहा था, क्योंकि यह सुना गया था कि तियानकियू शहर में 3 मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने पीले रैंक 6ठे ग्रेड की मार्शल आत्मा को जागृत किया था और उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। किसी को नहीं पता था कि चू तियानकुओ ने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को शिष्यों की भर्ती के लिए क्षेत्र को होनगन शहर में बदलने के लिए राजी करने के लिए क्या कीमत चुकाई थी। यदि चू यून सचमुच स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में साधना करने के लिए शामिल हो जाता है, तो कुछ ही वर्षों में चू परिवार को एक और महाशक्तिशाली व्यक्ति मिल जाएगा। इसके अलावा चूंकि चू तियानकुओ का केवल एक ही पुत्र था, इसलिए परिवार के मुखिया का पद चू यून को सौंपना बिल्कुल उचित था। चू वानकिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चुप रही। बधाई हो युनगे। आड़ू की कली जैसी आंखों वाली एक आकर्षक युवती सबसे पहले आगे बढ़ी, मीठी मुस्कान के साथ। उसका नाम चू यू था। वह चू यून की चचेरी बहन थी, उससे 1 साल छोटी, कोमल चेहरे वाली लेकिन बेहद नाजुक नैननक्श वाली। हालांकि वह अद्वितीय रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी मोहक आड़ू के फूल जैसी आंखें उसकी सुंदरता में एक अलग ही आकर्षण जोड़ती थीं। चू यू को आगे बढ़ते देख चू परिवार के कुछ शिष्य ईर्ष्या और घृणा भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि बधाई देने वालों की संख्या अधिक थी। युवा स्वामी की प्रतिभा अद्वितीय है, वह आज निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा को जागृत करेंगे। पड़ोसी तियानकियू शहर में 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास येलो रैंक और 6ठी श्रेणी की मार्शल सोल है। यंग लॉर्ड कम से कम येलो रैंक और 7वीं श्रेणी का है। बिल्कुल सही, यंग लॉर्ड हमारे परिवार की भविष्य की आशा है। सभी लोग चू यून के चारों ओर जमा हो गए, उनके चेहरे चापलूसी भरे थे। समारोह शुरू होने से पहले ही चू यून सभी के ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह शुरू हो। मानो समय बर्बाद न करना चाहते हुए चू तियानकुओ ने पूरे जोश और आभा के साथ भव्यता से अपना हाथ हिलाया। वह चू यून की मार्शल सोल को देखने के लिए पहले से ही बेचैन था। जिस पहले युवक की परीक्षा ली गई उसका नाम चू जेन था, जो ग्रैंड एल्डर चू वानकिंग का पुत्र था। वह भावहीन होकर आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर से एक बर्फीली आभा निकल रही थी। फुफकार फुफकार उसके सिर के ऊपर लपटें जल रही थीं, जो धीरे धीरे तलवार का आकार ले रही थीं। चू जेन उन्मादी ज्वाला तलवार, पीला रैंक 7वीं श्रेणी। हे भगवान, एक पीला रैंक 7वीं श्रेणी का मार्शल सोल।
किसी ने, हालांकि यह कोई नहीं जानता कि वह कौन था, सबसे पहले चिल्लाया। यह आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। सभी लोग इस खबर से बेहद स्तब्ध थे। 5वीं कक्षा के येलो रैंक को प्रतिभाशाली माना जाता था, तो 7वीं कक्षा के येलो रैंक को क्या माना जाता था? हमारे चू परिवार ने एक ड्रैगन को जन्म दिया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग बेहद उत्साहित थे, उनकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा, उन्मादी ज्वाला तलवार, ये तो पीले रैंक 7वीं श्रेणी की है। आसपास के शहरों को देखें तो सबसे शक्तिशाली केवल पीले रैंक 6ठी श्रेणी के हैं। चू झेन, तुम सचमुच हमारे चू परिवार का भविष्य हो। बाकी सभी लोगों के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे और वे सब एक साथ कह रहे थे, हाँ, झेंगे सचमुच बहुत शक्तिशाली है। होंगान शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब, अब वह इससे बच नहीं सकता। चू झेन नाम के उस युवक को शायद अपने मार्शल सोल के इतने उच्च स्तर की उम्मीद नहीं थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह अचानक बेतहाशा हंस पड़ा, उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। हा 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 हा। मेरा चू झेन, एक येलो रैंक 7वीं श्रेणी का मार्शल सोल। मेरा चू झेन होंगन शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सब उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे चापलूसी भरी मुस्कान से सजे हुए थे और उनके मुंह से तरह तरह के खुशामद भरे शब्द निकल रहे थे। पीली रैंक 7वीं कक्षा। चू यून ने भौहें चढ़ा ली, ये रैंक निश्चित रूप से निम्न नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू झेन, जिसे वह आमतौर पर एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता था, वास्तव में एक ही बार में पीले रैंक 7वें ग्रेड की मार्शल सोल को जागृत कर सकता है। अध्याय 2 विशाल अंतर। चू वानकिंग की आंखें बेतहाशा खुशी से भरी हुई थीं, उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। अपने गुस्से भरे आउटबर्स्ट के बाद चू झेन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अचानक भयावहता आ गई। उसने भीड़ से बाहर खड़े चू यून को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, चू यून, अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी उम्मीदों से परे है ना? मेरे पास अब एक येलो रैंक 7वीं श्रेणी की मार्शल सोल है, जो मुझे आसपास के दर्जनों शहरों में भी शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली बनाती है। भाड़ में जाओ, इससे मेरा क्या लेना देना है? चू यून ने तिरस्कार पूर्वक थूका। 2 जन्मों का अनुभव होने के कारण उसका हृदय स्वभाव परिपक्व हो चुका था और उसकी इच्छाशक्ति दृढ़ थी। वह निरंतर अभ्यास करता रहता था, कभी विश्राम नहीं करता था। यद्यपि उसने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया था, फिर भी उसके पास 1000 से अधिक कैटी की शक्ति थी। इसी कारण वह अक्सर चू झेन को रेत की बोरी की तरह पीट देता था। हालांकि चू यून चू झेन के जागृत पीले रैंक और 7वीं श्रेणी के मार्शल सोल को देखकर चौंक गया था, लेकिन वह डरा नहीं था। उनके विचार में बाद में जागृत होने वाली मार्शल सोल निश्चित रूप से चू झेन की मार्शल सोल से कमतर नहीं होगी। चू यून, इतना जिद्दी मत बनो। तुम्हारी मार्शल सोल अभी जागृत नहीं हुई है। अगर यह कोई बेकार मार्शल सोल निकली तो मैं देखना चाहूंगा कि फिर तुम्हारे पास शेखी बघारने के लिए कौन सी इज्जत बचेगी। चू झेन की प्रतिक्रिया के बाद वह स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में था और चू यून के सामने उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। अगर मैं आंखें बंद करके भी जागूं तो भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर रहूंगा, चू यून ने व्यंग्य भरे लहजे में जवाब दिया। काफी देर बाद समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग को आखिरकार होश आया। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी निगाहें चू यून पर अर्थपूर्ण ढंग से टिक गईं। युवा स्वामी, कृपया। चू तियानकुओ पहले ही घोषणा कर चुका था कि चू यून भावी परिवार प्रमुख होगा, इसलिए बड़ों का उसके प्रति रवैया धीरे धीरे बदल गया था। चू यून चट्टान से नीचे कूद गया और बेपरवाह अंदाज में बुजुर्ग की ओर चल पड़ा। बड़े गुरु की आंखें फड़क उठीं। उन्हें बेसब्री से उम्मीद थी कि चू यून भी पीले रैंक की 7वीं श्रेणी की मार्शल सोल जागृत कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो चू परिवार में 2 प्रतिभाशाली लोग होंगे और उनका उत्थान बस आने ही वाला होगा। युवा स्वामी, आप ये कर सकते हैं। युवा लॉर्ड, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपकी मार्शल सोल का रैंक भी निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। कुछ युवक युवतियां चू यून को देखकर चापलूसी भरे शब्द बोल रहे थे, उनकी आंखों में सम्मान का भाव था। होंगान शहर में चू यून चमत्कारों का पर्याय बन गया था। चू तियानकुओ द्वारा चू यून को अपना पद सौंपने की पहले की घोषणा के साथ इसने निस्संदेह प्रत्याशा को और भी बढ़ा दिया। यून, घबराओ मत, चू तियानकुओ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हालांकि चू झेन की प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा और भी मजबूत बनेगा। चू यून ने सिर हिलाया, शांत भाव से बड़े बुजुर्ग के सामने चला गया और अपनी आंखें बंद कर लीं।
बड़े बुजुर्ग ने चू यून की ओर स्नेहपूर्वक देखा और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। पूरा परिसर शांत था। सभी लोग चू यून को उत्सुकता से देख रहे थे, ये जानने के लिए कि वह किस प्रकार की मार्शल सोल को जागृत करेगा। चू यून से सबकी अपेक्षाएं चू झेन से कहीं अधिक थीं। लोग तुलना से डरते हैं। चू यून असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, उनकी नींव मजबूत थी और उन्हें एक सदी में शायद ही कभी देखने को मिलने वाले मार्शल आर्टिस्ट के विलक्षण प्रतिभा के रूप में सराहा गया। अगर चू यून पहले जागृत हो जाता, भले ही वह केवल पीले ग्रेड के 5वें या 6ठे रैंक का ही क्यों न होता, तो भी यह सभी को चौंकाने के लिए काफी होता। लेकिन चू झेन की प्रतिभा को देखते हुए और चू तियानकुओ द्वारा चू यून के लिए रास्ता बनाने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए उनसे सबकी अपेक्षाएं अचानक काफी बढ़ गई थीं। चू झेन भी पीले रैंक 7वें दर्जे की मार्शल सोल जागृत कर सकता है, तो चू यून का क्या? वह कम से कम पीले रैंक के 8वें दर्जे का तो होना ही चाहिए, है ना? अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वह पीले रैंक के 9वें या 10वें दर्जे तक भी पहुंच सकता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी की निगाहें उत्सुकता से टिकी हुई थीं। सब अपनी सांसें थामे हुए चू यून की मार्शल सोल के जागृत होने का इंतजार कर रहे थे। बस जैसे ही एल्डर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, आकाश में अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज गूंजी और चू यून के सिर के ऊपर एक काली रोशनी संघनित हो गई। स्पष्टतः ये काली रोशनी चू यून की मार्शल सोल थी। सभी एक साथ चौंक गए। ये तो सबको पता था कि आम मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर या तो तलवार, भाला, तलवार और हलबट जैसे हथियार प्रकार की मार्शल सोल को जागृत करते हैं, या भालू, भेड़िया, बाघ और तेंदुए जैसे जानवर प्रकार की मार्शल सोल को। लेकिन चू यून के सिर के ऊपर वह काली रोशनी क्या थी? उन्होंने ऐसी मार्शल सोल के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ये पौराणिक रूपांतरित मार्शल सोल हो सकता है? चू तियानकुओ की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं और उसका सीना विजय की भावना से फूल गया था। वह आसमान की ओर देखकर जोर से हंसना चाहता था। उनका बेटा वाकई एक निर्विवाद प्रतिभाशाली था। चू झेन ने ये सब सुना, दांत पीसते हुए उसकी आंखों में ईर्ष्या की तीव्र झलक दिखाई दी। धिक्कार है, मेरी मार्शल सोल येलो रैंक 7वीं ग्रेड की है, जिसे आसपास के शहरों में भी शीर्ष स्तर का जीनियस माना जाता है। फिर भी क्या मैं चू यून की छाया में ही रहूंगा? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मार्शल सोल प्रकट हो चुका था और अब मार्शल सोल के रैंक का निर्धारण किया जाना बाकी था। चू यून के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग की आंखों में प्रत्याशा का भाव दिखाई दिया। वह काली छाया संभवतः एक उत्परिवर्तित मार्शल सोल थी और उत्परिवर्तित मार्शल सोल का न्यूनतम रैंक प्रोफाउंड ग्रेड प्रथम रैंक होता है। प्रोफाउंड ग्रेड प्रथम रैंक का क्या अर्थ था? पूरे महान जिया साम्राज्य में नजर डाले तो यह एक दुर्लभ घटना थी, जैसे फीनिक्स का पंख या किलिन का सींग। जिन भी मार्शल आर्टिस्ट की आत्मा में बदलाव आया होगा, उन्हें प्रमुख शक्तियों द्वारा एक खजाने की तरह माना जाएगा, उनके भविष्य की कोई सीमा नहीं होगी। सभी की उम्मीदों के बीच चू यून के सिर के ऊपर एक पीली रोशनी एकत्रित हुई, जो काली रोशनी के साथ घुल मिल गई। कोई गलती नहीं, ये पीली बत्ती थी और केवल एक ही थी। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अचानक रुक गईं। सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। इस समय चू परिवार के सभी शिष्य और वरिष्ठ सदस्य स्तब्ध रह गए। चू यून ने उन्हें जो झटका दिया, वह चू झेन द्वारा पहले दिए गए झटके से भी कहीं अधिक था। पीली श्रेणी में प्रथम स्थान। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग ने बड़ी मुश्किल से 4 शब्द बोले। यह विकृत मार्शल सोल कैसे हो सकता है? एक विकृत मार्शल सोल का रैंक सबसे घटिया येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि वे शिष्य भी, जो अपना दिन खाने पीने और खेलने में बिताते थे और अज्ञानी थे, येलो ग्रेड थर्ड रैंक प्राप्त कर सकते थे। येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि मार्शल सोल पूरी तरह से बेकार थी, कचरे की तरह जिसका कोई उपयोग नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से मजबूत शरीर वाले चू यून ने केवल एक पीले रंग की प्रथम श्रेणी की मार्शल आत्मा को जागृत किया था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बूम! घटनास्थल पर तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। चू तियानकुओ की मुस्कान पल भर में कठोर हो गई, उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, मानो किसी बड़े हाथ ने उसके दिल को जकड़ लिया हो, जिससे वह हौंफने लगा। जिन बुजुर्गों को पहले चू यून से बहुत उम्मीदें थीं, उन सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कुछ बोलना तो चाहते थे, लेकिन उनका गला इतना सूख गया था कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। कुछ शिष्य जो पहले से ही चू यून से असंतुष्ट थे, वे उपहासपूर्ण हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। चू यून ने अपनी आंखें खोली और सिर के चारों ओर लिपटी एक पीली रोशनी वाली मानवाकार काली छाया को देखा।
उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर कुछ बार लड़खड़ाया। पीली श्रेणी प्रथम रैंक, क्या यही मेरा भाग्य है? इस दुनिया में पुनर्जन्म, स्वर्ग ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? चू यून का दिल असहनीय पीड़ा से जूझ रहा था। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद उसे अभी भी हार का गहरा एहसास हो रहा था। धिक्कार है, येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक वाले, अभी भी नाटक करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। चू झेन जोर से हंसा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर कि चू युन ने एक बेकार मार्शल सोल को जागृत किया है, चू झेन अत्यधिक प्रसन्न हुआ, यहाँ तक कि उस समय से भी अधिक प्रसन्न हुआ जब उसने पाया कि उसने एक पीले रैंक 7वीं श्रेणी के मार्शल सोल को जागृत किया है। चू परिवार के शिष्यों का सम्मानजनक रवैया धीरे धीरे बदल गया। चू युन की ओर तिरस्कार और घृणा भरी निगाहों से देखा गया। एक पीले ग्रेड का प्रथम श्रेणी का मार्शल सोल, कचरे में भी कचरा, जिसका इस जीवन में फिर से उठने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि चू यू, जो पहले बेहद उत्साहित थी, उसने भी धीरे धीरे अपनी मनमोहक मुस्कान को भुला दिया। उसका सुंदर चेहरा उदासी की एक परत से ढक गया, उसकी आंखें इतनी उदासीन हो गईं मानो वह किसी अजनबी को देख रही हो। धिक्कार है, भावनाओं की कितनी बर्बादी है। युवा स्वामी, हाँ, किसने सोचा होगा कि हमारे चू परिवार का युवा स्वामी एकदम निकम्मा निकलेगा। पीली कक्षा में प्रथम स्थान, पीली कक्षा में 7वीं कक्षा, अंतर, छी। क्या परिवार का मुखिया सचमुच ऐसे निकम्मे व्यक्ति को अपना पद सौंपना चाहता है? यदि स्वर्गीय दाव संप्रदाय को पता चल जाए कि हमारे युवा स्वामी की मार्शल आत्मा प्रथम श्रेणी की पीली श्रेणी की है, तो क्या होगा? एक विचार स्वर्ग, एक विचार नरक। अनेक उपहास भरी आवाजों ने बाढ़ की तरह चू युन को डुबो दिया। उसने अचानक अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, फिर भी उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। चू युन, क्या तुम्हें पता है, तुम कचरे का एक टुकड़ा हो। अब से तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम कचरा हो, किसी काम के नहीं हो, किसी लायक नहीं हो। क्या तुम समझते हो? चू झेन की आंखों में खुशी का भाव प्रकट हुआ और उसने बिना किसी झिझक के दहाड़ लगाई। उसे चू युन से बदला लेने की भी जरूरत नहीं थी। प्रथम श्रेणी का येलो ग्रेड मार्शल सोल, एक साधारण मार्शल सोल, अपने आप में सबसे बड़ी मुसीबत थी। चू युन के अहंकारी स्वभाव को देखते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। अगर कोई और दिन होता, अगर चू झेन ने इस तरह बोलने की हिम्मत की होती, तो चू युन निश्चित रूप से उसकी हड्डियां तोड़ देता। लेकिन आज उनका मूड बिल्कुल भी नहीं था। येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक, एक बेकार मार्शल सोल, ये सुनने में कितना अटपटा लगता है। भीड़ के उपहास को सहते हुए चू युन चुप रही, मुड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चली गई। हर कदम पहाड़ जितना भारी लग रहा था, मानो पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला रह गया हो। अध्याय 3, सर्वोच्च युद्ध भावना। चू युन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, उसकी आंखों में असहनीय दर्द झलक रहा था। परिवार के मुखिया का पद, स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश, उनके पिता ने उनके पूरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन किसने कल्पना की होगी कि वह एक पीले ग्रेड के प्रथम श्रेणी के मार्शल सोल को जागृत कर लेंगे। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण चू युन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी दीवार पर पटकी, जिससे इतनी जबरदस्त ताकत लगी कि दीवार में एक गड्ढा बन गया। अगर मेरी मार्शल सोल की रैंक बहुत कम है तो मजबूत शरीर का क्या फायदा? इस जीवन में मेरा कुछ खास हासिल न कर पाना मेरी नियति है। चू युन ने पीड़ा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्वभाव से ही स्वाभिमानी था और कभी भी साधारण जीवन जीने की अनुमति नहीं देता था। इस तरह की विनाशकारी चोट किसी और को जीवन भर के लिए पूरी तरह से निराश और पतित बना सकती थी। लेकिन चू युन पिछले जन्म में भी जीवन जी चुका होने के कारण दृढ़ इच्छाशक्ति का धनी था। उसने गहरी सांस ली और तुरंत खुद को संभाला। चू युन की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, वैसे भी यह जीवन मेरे लिए एक बोनस था, हर अतिरिक्त पल मेरे लिए लाभ है। अगर यह एक बेकार मार्शल सोल निकला तो मैं इस बात पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। तुरंत ही चू युन साधना कक्ष में दाखिल हुआ, गहरी सांस ली और अपनी काली रोशनी वाली मार्शल सोल को सक्रिय कर लिया। उसने अपने भीतर मौजूद काली रोशनी वाली मार्शल सोल को बेताब होकर उकसाया, ये देखने के लिए कि इस पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की बेकार मार्शल सोल का आखिर क्या उपयोग हो सकता है। सबसे बेकार मार्शल सोल का भी कुछ न कुछ प्रभाव तो होना ही चाहिए, है ना? जैसे ही ब्लैक लाइट मार्शल सोल सक्रिय हुई, चू युन के पीछे एक धुंधली काली छाया दिखाई दी। परछाई स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसे अस्पष्ट रूप से एक मानव आकृति के रूप में पहचाना जा सकता था। एक क्षण के लिए चू युन को आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर की शक्ति जागृत हो उठी।
इसके अलावा उसकी नाड़ियां अवरुद्ध महसूस नहीं हुई और उसके विचार अधिक स्पष्ट हो गए। अपनी मार्शल सोल को सक्रिय करने के बाद चू युन को लगा कि पूरी दुनिया बहुत अधिक स्पष्ट हो गई है। ये पूरी तरह से बेकार नहीं है। चू युन बेहद उत्साहित थी। हालांकि सुधार बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी वह बेहद खुश था, मानो उसे जीवन रेखा मिल गई हो। अपनी मुट्ठी भींचते हुए चू युन को अपने भीतर शक्ति में अचानक वृद्धि महसूस हुई। टकराना। चू युन ने अचानक एक मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी एक जोरदार आवाज के साथ शून्य क्षेत्र को चीरती हुई निकल गई, मानो हवा में चाबुक चल रहा हो, तेज और चुभने वाली। जागृति से पहले की तुलना में मेरी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। चू युन का मन शांत हो गया, मानो उसने कोई सुखदायक गोली खा ली हो। चून की मार्शल सोल उपयोगी था, तो क्या होगा यदि वह इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए करे। मार्शल सोल का पद आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की गति से निकटता से संबंधित है। मार्शल सोल का रैंक जितना ऊंचा होगा, स्पिरिचुअल ची का अवशोषण उतना ही तेज होगा। इसके विपरीत मार्शल सोल का रैंक जितना कम होगा, स्पिरिचुअल ची का अवशोषण उतना ही धीमा होगा। ताइक्यान महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट रैंक को 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ची शोधन क्षेत्र, ची रूपांतरण क्षेत्र, सच्चा मार्शल क्षेत्र, रहस्यमय कछुआ क्षेत्र, दिव्य शक्ति क्षेत्र और आरोहण क्षेत्र। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को आगे 10 लघु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक पीले ग्रेड का प्रथम श्रेणी का मार्शल सोल महीनों की लगन से की गई साधना के बावजूद कल्पना से कहीं कम प्रगति कर सकता है, जो अपेक्षाओं से कम रह सकती है। यदि किसी के पास उच्च श्रेणी की मार्शल सोल हो तो साधना दोगुनी प्रभावी होगी। यही असमानता थी। ये सोचते हुए चू युन पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने के लिए ध्यानमग्न अवस्था में चला गया। बूम! आसपास का शून्य क्षेत्र मानो फट पड़ा हो, क्योंकि घनी आध्यात्मिक ऊर्जा एक टूटते हुए बांध की तरह शक्ति की लहरों के साथ बेतहाशा चू युन के शरीर की ओर उमड़ पड़ी। गति इतनी तेज थी कि कई अशांत आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर बन गए, जो तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित होकर उन्हें पोषण प्रदान करती थी और साथ ही साथ काली रोशनी वाली मार्शल आत्मा का भी पोषण करती थी। लेकिन रफ्तार तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय थी। महज कुछ ही सांसों में चू युन को लगा कि उसने एक स्तर पार कर लिया है और वह ची शोधन स्तर के प्रथम स्तर पर पहुंच गया है। यह चू युन पूरी तरह से हैरान था। हालांकि यह उसका पहला मार्शल सोल अवेकनिंग था, फिर भी वह कुछ बातें समझ गया था। उसने एक बार एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को देखा था जिसका रैंक पीला था और जो 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल कल्टीवेशन कर रहा था, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि कोई भी स्पष्ट रूप से उसके शरीर में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए देख सकता था। एक पीले रैंक और 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल वाला मार्शल आर्टिस्ट लगभग एक दिन में शून्य से लेकर ची रिफाइनिंग दायरे के प्रथम स्तर तक पहुंच सकता है। फिर भी जिस स्थिति का वह अब सामना कर रहा था, वह एक येलो रैंक 5वीं ग्रेड मार्शल सोल की तुलना में कई गुना तेज थी। जो काम दूसरों को पूरा करने में एक दिन लगता था, वह उसने महज कुछ ही सांसों में कर लिया। क्या हो रहा था? जैसे ही चू युन असमंजस में था, अचानक उसे लगा कि उसका दिमाग साफ हो गया है और वह एक अत्यंत रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर गया है। असीम तारामंडल में गहरे काले कवच में लिपटा एक व्यक्ति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जो रहस्य और प्राचीनता की आभा बिखेर रहे थे। उसके बगल में एक कृपाण और एक तलवार तैर रही थी, और उसके हर हावभाव से एक दबंग उपस्थिति झलक रही थी, मानो वह दुनिया पर राज करता हो। दूर से उस आदमी को देखते हुए चू युन का खून खौल उठा, मानो उसकी नसें फटने वाली हों। मैं सर्वोच्च युद्ध आत्मा हूं। उस व्यक्ति द्वारा कोमल स्वर में कहे गए इन 6 सरल शब्दों ने असंख्य स्टार डोमेन निवासियों को सदमे से कांपने पर मजबूर कर दिया। चू युन बेहद उत्साहित थी। उस व्यक्ति की आभा असीम थी, मानो कोई राजा किसी विशाल पर्वत की चोटी पर खड़ा हो, जो अपने हाथ के एक इशारे मात्र से असंख्य लोगों को धूल में मिला सकता हो और सभी प्राणियों को अपने अधीन कर सकता हो। क्या यह मेरी मार्शल आत्मा है? मेरी मार्शल आत्मा को सर्वोच्च युद्ध आत्मा कहा जाता है। चू युन की आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। इस अचानक उत्तेजना ने उसके दिमाग को भ्रमित नहीं किया, बल्कि उसे और अधिक स्पष्ट कर दिया। येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक महज एक छलावा था। सर्वोच्च युद्ध आत्मा का वास्तविक रैंक शायद अनुमान से परे था। सर्वोच्च युद्ध आत्मा की गहरी काली आंखें अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गईं, और उन्होंने चू युन को ठंडी निगाहों से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं युद्ध का देवता हूं। यद्यपि मेरा शरीर नष्ट हो गया और मेरी शक्तियां क्षीण हो गईं,
मेरी आत्मा बनी रही, जो सर्वोच्च युद्ध आत्मा में परिवर्तित हो गई। इसे जो भी विरासत में पाए, वह युद्ध के देवता की उपाधि का अपमान न करे। सर्वोच्च युद्ध आत्मा के शब्द समाप्त होते ही पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। चू यून की दृष्टि अंधकार में हो गई और वह वास्तविकता में लौट आया। चू यून ने गहरी सांस ली और कुछ अधीरता से सर्वोच्च युद्ध आत्मा का आह्वान किया। सर्वोच्च युद्ध आत्मा को बुलाए जाने के क्षण ही पीले प्रकाश की 3 लकीरें चमक उठीं, जो ये दर्शाती हैं कि सर्वोच्च युद्ध आत्मा का पद पहले ही पीले पद तृतीय श्रेणी तक पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरा क्षेत्र उन्नत होगा, सर्वोच्च युद्ध आत्मा का पद भी बढ़ेगा। यह एक ऐसी मार्शल आत्मा है जो उन्नत हो सकती है। इसकी क्षमता असीमित है, इतनी कि इसे सर्वकालिक सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्मा कहा जा सकता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? इस पल चू यून का मन कर रहा था कि वह जोर से हंस दे। ये कैसा चू झेन है? अगर मैं तब तुम्हें कुचल सकता था, तो अब भी कुचल सकता हूं। एक पीले रैंक 7वीं श्रेणी की उन्मादी ज्वाला तलवार को जागृत करते ही आपकी पूंछ पहले से ही आसमान में है। मेरी सर्वोच्च युद्ध आत्मा के अधीन तुम्हारे पास घुटने टेक कर दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चू यून एक स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी पसंद नापसंद स्पष्ट थी। वह अपने विश्वासों के लिए मृत्यु का सामना करने को तैयार था और उसके दोनों जन्मों में यही बात लागू होती थी। जो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, वह उसे अपनी पूरी ताकत से प्रतिफल देता। जो भी उसे दुखी करता, वह उसे इस दुनिया में जन्म लेने पर पछतावा करवा सकता था। अध्याय 4 उन्नत करने योग्य मार्शल सोल। यूनर आंगन में एक गहरी आवाज गूंजी। पिता। चू यून ने झट से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि चू तियानकुओ आंगन में खड़ा है, थका हुआ लग रहा है और उसकी निगाहें क्षमा प्रार्थी हैं। चू यून को देखकर चू तियानकुओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यून, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ये सिर्फ एक पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल है, इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। भले ही तुम्हारी मार्शल सोल साधारण हो, मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकती हो। चू तियानकुओ जानता था कि चू यून मन ही मन कितना स्वाभिमानी था, इसीलिए उसने उसे सांत्वना देने के लिए बात की। इसके अलावा चू यून को बचपन से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और उसकी मार्शल सोल के जागृत होने के बाद हुई निराशा ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण व्यक्ति सहन कर सके। परिवार के मुखिया का पद चू यून को सौंपने की उनकी पहले की एक तरफा घोषणा के साथ मिलकर इसने निस्संदेह उन पर दबाव बढ़ा दिया। चू तियानकुओ को सचमुच डर था कि उनका इकलौता बेटा पतित हो जाएगा और कभी उबर नहीं पाएगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे गिरा सके। चू यून के होठों के कोने पर एक हल्की सी वक्रता दिखाई दी। अच्छा, ठीक है, क्या आप मुझे स्वर्गीय दाव संप्रदाय के बारे में और अधिक बता सकते हैं? यूने, स्वर्गीय दाव संप्रदाय के संबंध में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चू तियानकुओ को लगा कि चू यून इस बात को लेकर चिंतित है कि वह स्वर्गीय दाव संप्रदाय को सब कुछ कैसे समझाए। हेवनली दाव सेक्ट में पहले किए गए गंभीर वादों को याद करते हुए चू तियानकुओ के होठों के कोने पर अनायास ही एक कड़वी मुस्कान आ गई। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे स्वर्गीय दाव संप्रदाय को कैसे समझाएंगे, बल्कि इस बात की चिंता थी कि क्या उनका बेटा चू यून इन लगातार हमलों को सहन कर पाएगा। किसने सोचा होगा कि चू यून, जिसने बचपन से ही असाधारण प्रतिभा दिखाई थी और साधना शुरू करने से पहले ही हजारों जिन की शक्ति धारण कर ली थी, केवल एक पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल आत्मा को ही जागृत कर पाएगा। चू तियानकुओ के घबराए हुए चेहरे को देखकर चू यून ने हल्की सी मुस्कान दी। पिताजी, ये देखिए। चू यून के पीछे एक धुंधली काली परछाई दिखाई दी। जब ये पहली बार जागृत हुई थी, उसकी तुलना में इस काली परछाई की आभा स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही चू यून ने जानबूझकर इसे छोड़ा, 3 हल्की पीली रोशनी उस काली परछाई के चारों ओर लिपटती हुई प्रतीत हुई। यून, ये तो येलो ग्रेड 3rd रैंक है। नहीं, तुम्हारा मार्शल सोल, क्या वो येलो ग्रेड 1st रैंक नहीं था? यहां तक कि सर्वज्ञ चू तियानकुओ भी इस क्षण पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जब मार्शल सोल जागृत हुई तो इतने सारे लोग देख रहे थे, उनके लिए गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब ये येलो ग्रेड 3rd रैंक कैसे हो सकता है? पिताजी, सच कहूं तो मेरे क्षेत्र में सुधार होने के साथ साथ मेरी मार्शल सोल का रैंक भी बढ़ सकता है। चू यून की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन चू तियानकुओ के कानों में वह अचानक बिजली गिरने जैसी लगी। क्या एक मार्शल सोल जो अपग्रेड हो सकती है? चू तियानकुओ का सदमा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी ने भी ऐसे मार्शल सोल के बारे में नहीं सुना था जो अपनी रैंक में सुधार कर सके।
मार्शल सोल जन्म से ही निर्धारित होती है। यदि आपकी मार्शल आत्मा मजबूत है तो आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनके पास भविष्य में असीमित क्षमता है। यदि आपकी मार्शल आत्मा कमजोर है तो आप किसी काम के नहीं हैं, हर किसी द्वारा तिरस्कृत हैं और एक साधारण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। अगर मार्शल सोल को अपग्रेड करने की क्षमता होती तो ये कितना भयानक होता। हालांकि मुझे इस मार्शल सोल की सीमा का पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह किसी भी अन्य मार्शल सोल से कमतर नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही साधना के दौरान इसने मुझे कुछ ही सांसों में ची रिफाइनिंग दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। चू यून के चेहरे पर बेहद उत्साह के भाव थे। साथ ही उसके दिल में राहत की भावना भी थी। उसने अपने पिता को निराश नहीं किया था। क्या आप पहले ही ची शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? चू तियानकुओ एक बार फिर चौंक गया। चू यून ने सिर हिलाया। चू तियानकुओ ने चू यून को ध्यान से देखा और काफी देर बाद आह भरते हुए कहा, यून, क्या तुम्हें पता है कि ठीक 6 महीने पहले हमारे महान शिया साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था जिसकी मार्शल सोल में परिवर्तन आया था और वह गहन तृतीय श्रेणी की मार्शल सोल रैंक का था। अपनी मार्शल सोल को जागृत करने के बाद वह मात्र आधे दिन में ची रिफाइनिंग क्षेत्र में पहुंच गया और तब से उसकी ख्याति आसमान छू रही है। तीसरे दर्जे की उच्च श्रेणी, और इसमें केवल आधा दिन लगा। चू यून ने सर्वोच्च युद्ध आत्मा के आतंक को गहराई से महसूस किया। इसने उसे कुछ ही सांसों में ची शोधन क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दी, जो वास्तव में अविश्वसनीय था। ताइक्यान महाद्वीप बहुत विशाल है, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मार्शल सोल जागृत होने के बाद ची रिफाइनिंग क्षेत्र में सबसे तेजी से पहुंचने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी आधा घंटा ही लगा था। चू तियानकुओ ने गहरी सांस ली। सदमे के बाद अब केवल परमानंद की अनुभूति ही शेष थी। उनका बेटा सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। पिताजी, अब आप मुझे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के बारे में बता सकते हैं, है ना? चू यून के होठों के कोने पर एक हल्की सी वक्रता दिखाई दी। चू तियानकुओ दिल खोलकर हंसा। अच्छा, चलो कमरे में जाकर बात करते हैं। बातचीत के बाद चू यून को पता चला कि कई साल पहले जब उसके पिता बाहर प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उन्होंने अनजाने में एक स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्य की जान बचाई थी। उस शिष्य को अब मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और वह इस वर्ष स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की भर्ती के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। महान शिया साम्राज्य में ऐसे कानून थे जो छात्रों को निजी तौर पर संप्रदायों में आवेदन करने से रोकते थे। चू यून को पास के सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय में साधना करने की अनुमति देने के लिए चू तियानकुओ ने व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष से मुलाकात की और उनसे भर्ती के लिए होंगन शहर आने का आग्रह किया। हालांकि इससे पहले ही हेवनली दाओ संप्रदाय ने तियानकियू शहर में भर्ती करने की योजना बना रखी थी। चू तियानकुओ ने उसे मनाने के लिए बहुत प्रयास किया और तभी उस व्यक्ति ने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया। तियानकियू शहर में 3 ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके पास पीले ग्रेड की 6ठी श्रेणी की मार्शल सोल थी, इसलिए स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को अपना मन बदलने के लिए राजी करना आसान काम नहीं था। इस मामले को सुलझाने के बाद चू तियानकुओ उत्साह से भरे दिल के साथ परिवार में लौट आया। उनके विचार में चू यून की मार्शल सोल चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, वह कम नहीं होनी चाहिए, और बचपन से ही उसने जो मार्शल आर्ट प्रतिभा प्रदर्शित की है, उसे देखते हुए स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश करना बिल्कुल निश्चित था। इसलिए अत्यधिक उत्साह में आकर चू तियानकुओ ने कहा था कि वह परिवार के मुखिया का पद चू यून को सौंप देंगे। यून, तुमने वो नजर नहीं देखी जो चू वानकिंग ने मुझे थोड़ी देर पहले दी थी? वो कितना घमंडी था। चू तियानकुओ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी दिल खोलकर और विजयी भाव से भरी थी, मानो उसने आखिरकार अपनी सारी निराशाओं को बाहर निकाल दिया हो। उसके दिल में दबी सारी भावनाएं बह गईं। चू वानकिंग का एकमात्र सहारा चू झेन है। पीली रैंक 7वीं श्रेणी, उन्मादी ज्वाला तलवार, मैं उसे अपनी आंखों में भी नहीं रखता। चू यून ने सिर हिलाया और फिर पूछा, लेकिन पिताजी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आपने मेरे मार्शल सोल के जागृत होने तक स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में जाने का इंतजार क्यों नहीं किया? चू तियानकुओ मुस्कुराया। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय जाकर वापस आने में 4 दिन लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इतना समय पर्याप्त नहीं होता, इसलिए मुझे समय से पहले ही जाना पड़ा। चू यून का दिल खुश हो गया। समय की कमी के अलावा इसका एक कारण उसके पिता का उस पर अटूट विश्वास भी था। हालांकि उसकी मार्शल सोल अभी तक जागृत नहीं हुई थी, लेकिन उसके पिता को पूरा विश्वास था कि वह साधारण नहीं होगा। इसीलिए तो उसे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में शेखी बघारने का आत्मविश्वास था। यूनिट 7 दिनों में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय होंगन शहर में शिष्य भर्ती के लिए आएगा।
मैंने सुना है कि इस बार उनके पास केवल 3 स्थान हैं। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इन 7 दिनों में अच्छी तरह से साधना करो और अपने स्तर को बढ़ाओ। उत्तेजना के बाद भी चू तियानकुओ ने शांत भाव से चू युन को याद दिलाया। 2 जन्म जी चुके चू युन की सोच स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। 7 दिन काफी है। पिताजी निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। होनगन शहर के एक रेस्तरां के निजी कमरे में चू परिवार के बड़े बुजुर्ग चू वानकिंग मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके बगल में चू जेन और चू परिवार के तीसरे बुजुर्ग चू गुआंगयाओ थे। हा, चू तियानकुओ ने अपने निकम्मे बेटे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। उसने तो उसकी मार्शल सोल जागृत होने से पहले ही उसे परिवार के मुखिया का पद सौंपने की घोषणा कर दी। लगता है स्वर्ग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये भी सुना है कि उसने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के सामने शेखी बघारी थी कि चू युन 100 वर्षों में मिलने वाला एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है और उसकी जागृत मार्शल आत्मा का स्तर निश्चित रूप से 6ठे स्तर से कम नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय वास्तव में उसकी बात पर विश्वास करेगा और भर्ती के लिए शहर को अस्थायी रूप से बदल देगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करेगा। चू वानकिंग जोश से भरा और विजयी दिख रहा था। अत्यधिक उत्साह के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। कहावत के अनुसार अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर देती है। चू झेन द्वारा पीले ग्रेड की 7वीं स्तर की मार्शल सोल उन्मादी ज्वाला तलवार को जागृत करना चू वानकिंग के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय एक ऐसा विशालकाय संगठन है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। जब स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को पता चलेगा कि उनके घमंडी निकम्मे बेटे की मार्शल सोल केवल प्रथम श्रेणी की पीली श्रेणी की है, तो उन्हें यकीनन लगेगा कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। चू गुआंगयाओ आमतौर पर चू वानकिंग के करीब रहता था और अब वह अक्सर उसे शराब पीने के लिए उकसा रहा था, जो स्पष्ट रूप से एक चापलूस की तरह व्यवहार कर रहा था। पिताजी जरा सोचिए, चू तियानकुओ ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को होनगान शहर में आमंत्रित किया है, जो कि अच्छी बात है। उसका बेटा निकम्मा है, पर मैं नहीं। मैं चू झेन पीले ग्रेड की 7वीं स्तर की मार्शल सोल और उन्मादी ज्वाला तलवार का मालिक हूं और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश करना मेरे लिए काफी होगा। चू तियानकुओ की सारी मेहनत अंततः मुझे ही लाभ पहुंचाएगी। चू झेन को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखों में अनियंत्रित उत्तेजना झलक उठी और जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। असल में उनकी प्रतिभा को देखते हुए स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का नियोजित गंतव्य पड़ोसी तियानकियो शहर था। किसने सोचा होगा कि चू तियानकुओ के हस्तक्षेप से, एक सुखद संयोग से, उसने खुद को एक बड़ा अवसर दे दिया था। लिटिल झेन सही कह रही है, चू गुआंगयाओ ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। चू तियानकुओ ने उस निकम्मे चू युन के लिए बड़ी मेहनत से रास्ता बनाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका फायदा लिटिल झेन को ही मिला। चू वानकिंग की आंखें अचानक चमक उठी और उसने उत्साह से ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही। होनगन शहर में भर्ती के लिए स्वर्गिक दाओ संप्रदाय का निमंत्रण झेन एर के लिए एक शानदार अवसर है। एक प्रथम श्रेणी की पीली मार्शल सोल, क्या इसे दिखाना शर्मिंदगी की बात नहीं होगी? स्वर्गिक दाओ संप्रदाय निश्चित रूप से चू तियानकुओ से नाराज होगा। उस समय झेन एर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़कर अपनी 7वीं श्रेणी की पीली मार्शल सोल उन्मादी ज्वाला तलवार से सबको चकित कर देगा। बिल्कुल सही। एक बार जब छोटा झेन स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर जाएगा तो हमारे पास चू तियानकुओ को पद से हटाने के पर्याप्त कारण होंगे। परिवार के मुखिया के रूप में उनका पद शायद ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। चू गुआंगयाओ हंसे। हाँ, चू तियानकुओ की पत्नी 10 साल पहले भाग गई थी और 10 साल बाद उसका बेटा निकम्मा हो गया है। ऊपर से उस पर स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का जो दबाव पड़ने वाला है, तब तक वह खुद ही ढह जाएगा, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चू वानकिंग लगातार हंस रहा था, मानो उसे अभी भी संतुष्टि न मिली हो, और उसने सीधे अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर शराब के बर्तन से घूंट भर लिया। हे, जब नन्हा झेन स्वर्गिक दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर जाए तो तुम्हें मेरे इन 2 निकम्मे और विद्रोही बेटों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। चू गुआंगयाओ ने शराब का एक कप उठाया और कुछ हद तक चापलूसी भरे रवैये के साथ चू झेन को टोस्ट किया। चू झेन वीरतापूर्ण भाव से परिपूर्ण था और उसने शान से हाथ हिलाते हुए कहा, चाचा याओ, चिंता मत करो, ये तुच्छ बातें हैं जिनका जिक्र करने लायक नहीं है। उनका व्यवहार और लहजा ऐसा था मानो वे सचमुच स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हों। निजी कमरे का माहौल एक क्षण के लिए चरम पर पहुंच गया। ये चू परिवार अंततः हमारा क्षेत्र होगा। चू वानकिंग की आंखों में असीम महत्वाकांक्षा की चमक दिखाई दी।
अध्याय 5 मार्शल आर्ट्स पवेलियन। बूम। आंगन में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो ऊर्जा की लहरों में संघनित हो गया। चू यून आंगन में खड़ा था, उसकी सर्वोच्च युद्ध आत्मा चुपचाप उसके पीछे तैर रही थी, जिससे एक रहस्यमय, प्राचीन और बर्बर शक्तिशाली आभा निकल रही थी। सर्वोच्च युद्ध आत्मा के चारों ओर पीले प्रकाश की 5 किरणें चक्कर लगा रही थीं। जैसे जैसे उनका क्षेत्र चिशोधन क्षेत्र के द्वितीय चरण में उन्नत हुआ, उनकी सर्वोच्च युद्ध आत्मा भी पीले ग्रेड के 5वें रैंक में उन्नत हो गई। होंगन शहर में 5वीं श्रेणी के पीले रंग की मार्शल सोल रखने वाला व्यक्ति ही प्रतिभा का खिताब हासिल करने के लिए काफी था। लेकिन चू यून संतुष्ट नहीं था। स्वर्गीय दाव संप्रदाय में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए पीले ग्रेड की 5वीं रैंक पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। केवल स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल होना उनका लक्ष्य नहीं था। इन 3 दिनों में खाने के अलावा चू यून ने एक पल के लिए भी साधना करना नहीं छोड़ा था। ये कहना जरूरी है कि सर्वोच्च युद्ध आत्मा द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब भी वह साधना करता था, उसके चारों ओर अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर प्रकट होते थे, जो तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसके शरीर में संचारित करते थे। इसे सांस लेना नहीं कहा जा सकता था, इसे वेल द्वारा पानी को अंदर खींचने के रूप में वर्णित करना अधिक उपयुक्त था। अपनी श्रेणी बढ़ाते हुए चू यून ने सर्वोच्च युद्ध आत्मा की क्षमताओं को और अधिक समझा। युद्ध देवता क्या होता है? शक्तिशाली शरीर, विशाल आत्मा, प्रचंड युद्ध कौशल। संक्षेप में, युद्ध देवता एक अजेय देवता है, एक ऐसा देवता जो स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करता है और सब कुछ पर विजय प्राप्त करता है। चू यून को नहीं पता था कि युद्ध देवता कहाँ से आया था, बस इतना पता था कि वह अपने पिछले जीवन में अत्यंत शक्तिशाली, असाधारण युद्ध शक्ति वाला और उद्दंड व्यक्तित्व वाला एक असाधारण योद्धा रहा होगा। केवल उसकी आत्मा ही उन्नत होने योग्य सर्वोच्च युद्ध आत्मा में परिवर्तित हो सकती थी। उसके मूल शरीर की शक्ति की कल्पना ही की जा सकती थी। सर्वोच्च युद्ध आत्मा का स्तर बढ़ने के साथ साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती जाती थी। मार्शल आत्मा के स्वामी के रूप में चू यून स्वयं भी उसी प्रकार शक्तिशाली था। सुप्रीम वॉर सोल का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, चू यून को उतने ही अधिक लाभ मिल सकेंगे। शक्ति, उत्साह, गति, आध्यात्मिक ऊर्जा, सहनशक्ति, शक्तिशाली शरीर, विलक्षण प्रतिभा की बोध क्षमता और असाधारण मार्शल कौशल। ये युद्ध देवता के विशिष्ट दिव्य हथियारों को भी हवा से प्रकट कर सकता था। उसके सामने तैरती हुई एक कृपाण और एक तलवार और उसके द्वारा पहने गए काले युद्ध कवच। जब सर्वोच्च युद्ध आत्मा अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब चू यून नया युद्ध देवता होगा। यही सर्वोच्च युद्ध आत्मा की वास्तविक शक्ति थी। हालांकि शुरुआती चरणों में सुप्रीम वॉर सोल का अपग्रेड तेजी से होता है, लेकिन अंतिम चरण में कठिनाई तेजी से बढ़ जाती है, जिससे इसके शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होता है। दरार। चू यून ने लापरवाही से अपने शरीर को फैलाया और हड्डियों के चटकने जैसी कई आवाजें सुनाई दी। अपनी मार्शल सोल को जागृत करने से पहले चू यून की शारीरिक क्षमता बेहद मजबूत थी, और अब सुप्रीम वॉर सोल द्वारा मजबूत होने के बाद वह लगभग अजेय हो गया था। वह आंखें बंद करके भी चू जेन जैसे 10 लोगों को हरा सकता था। लगता है आज मार्शल आर्ट्स पवेलियन से कोई मार्शल स्किल चुनने का सही दिन है, चू यून सोचने लगी। मार्शल सोल अवेकनिंग के तीसरे दिन सभी को मार्शल आर्ट्स पवेलियन में जाकर एक मार्शल स्किल चुनने का एक मौका मिलता था। ये चू परिवार का एक लंबे समय से चला आ रहा नियम था। परिवार ने जानबूझकर 3 दिन अलग रखे ताकि वे सभी मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया था, चिशोधन क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। चिशोधन स्तर पर पहुंचने के बाद वे मार्शल कौशल का विकास कर सकते थे। मार्शल आर्टिस्टों के लिए मार्शल स्किल्स बहुत मददगार थीं। एक असाधारण मार्शल स्किल किसी की युद्ध शक्ति को अचानक से एक स्तर तक बढ़ा सकती थी। आकाश में पहले से ही शाम ढलने लगी थी। चू यून ने जल्दी से अपना सामान समेटा और परिवार के मार्शल आर्ट मंडप की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में चू यून की मुलाकात मार्शल आर्ट पवेलियन से लौट रहे कई पारिवारिक शिष्यों से हुई। जब उन्होंने चू यून को देखा तो उनमें से अधिकांश ने बस लापरवाही से उसका अभिवादन किया, कुछ तो दिखावा करने की भी इच्छा नहीं रखते हुए बस घमंड से उसके पास से गुजर गए। उनकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। चू यून ने स्वाभाविक रूप से इन अवसरवादियों से उलझने की जहमत नहीं उठाई। इन मूर्खों को दिखावा करने दो। एक बार जब वह स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश कर जाएगा, तो ये लोग निश्चित रूप से कुत्तों की तरह उसकी चापलूसी करेंगे। परिवार चाहे जो भी हो, मार्शल आर्ट पवेलियन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मार्शल स्किल्स किसी परिवार की विरासत की गारंटी होती थी। अगर शक्तिशाली मार्शल स्किल्स की विरासत होती, तो परिवार तेजी से तरक्की करता।
चू परिवार के मार्शल आर्ट मंडप को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक मार्शल कौशल प्रदर्शित किए गए थे। पहली मंजिल पर निम्न श्रेणी के सभी मार्शल कौशल प्रदर्शित किए गए थे। मार्शल आर्ट्स पवेलियन की दूसरी मंजिल पर 10 से अधिक मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल्स का प्रदर्शन किया गया था। मार्शल आर्ट्स पवेलियन की तीसरी मंजिल पर एक क्षतिग्रस्त उच्च श्रेणी की मार्शल स्किल रखी हुई थी, जो चू परिवार का असली मूल और रहस्य थी। वह क्षतिग्रस्त उच्च श्रेणी की मार्शल कला वर्षों से केवल चू परिवार के मुखिया के लिए ही उपलब्ध थी। यही वह वास्तविक कारण था जिसके चलते चू वानकिंग परिवार का मुखिया बनने के लिए इतना उत्सुक था। मार्शल आर्ट पवेलियन के सामने लोग आते जाते रहते थे। एक धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग कोने में दुबके हुए थे, किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना, मानो ऊँघ रहे हों। ग्रे ने दशकों तक चू परिवार में मार्शल आर्ट पवेलियन की रक्षा की थी। कोई भी उसकी असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन यहाँ तक कि परिवार के मुखिया चू तियानकुओ भी उसके साथ बेहद सम्मान का व्यवहार करते थे। चू यून ने दूसरों की अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़कर ग्रे वस्त्रधारी बुजुर्ग के सामने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ग्रे, मैं एक मार्शल स्किल चुनने आया हूँ। ग्रे ने ऊपर देखा, उसकी धुंधली निगाहें चू यून पर पड़ीं, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ओह! चू यून चौंक गया। ये ग्रे वाकई असाधारण था, उसकी निगाहों के सामने वह कोई रहस्य छिपा नहीं सकता था। आप चाहें तो दूसरी मंजिल पर जाकर देख सकते हैं। काफी देर बाद ग्रे की नजर आखिरकार चू यून से हट गई। धन्यवाद ग्रे। चू यून ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। केवल उन्हीं शिष्यों को मार्शल आर्ट्स पवेलियन की दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति थी जिनका मार्शल सोल ग्रेड येलो ग्रेड 5th रैंक या उससे ऊपर था। ग्रे की बातें निराधार नहीं थीं। मार्शल आर्ट्स पवेलियन में मार्शल स्किल्स सीखने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत कम थी। आखिरकार शाम हो चुकी थी और ज्यादातर लोग अपना चुनाव जल्दी खत्म करके जा चुके थे। चू यून को प्रवेश करते देख मार्शल स्किल का चयन कर रहे चू परिवार के सभी शिष्य कुछ सेकंड के लिए जम गए। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल वाली चू यून वास्तव में मार्शल आर्ट्स पवेलियन में आएगी। चू यून, तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? क्या आप जानते हैं कि केवल वही लोग जो चिशोधन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, मार्शल कौशल चुनने के लिए पात्र हैं? कुछ ही दूरी पर 2 लंबे युवकों ने एक साथ ठंडी सांसें ली, उनके शब्दों में तीव्र शत्रुता झलक रही थी। चू वू और चू बाओ दोनों तीसरे बुजुर्ग चू गुआंगयाओ के बेटे थे। चू गुआंगयाओ के केवल 2 ही बेटे थे, चू वू और चू बाओ। हालांकि उनके नाम दबंग लगते थे, लेकिन वास्तव में उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी। येलो ग्रेड 4थी रैंक न अच्छा न बुरा, सामान्य श्रेणी में माना जाता है। इन दोनों भाइयों के लंबे और मजबूत कद काठी से धोखा मत खाए। असल में उनका स्वभाव बहुत डरपोक था। चू यून के शब्दों में वे रेत की बोरियों के भी लायक नहीं थे। हालांकि चू यून मुस्कुराई, उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे मार्शल आर्ट पवेलियन की दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। चू यून, तुमने एक बेकार मार्शल सोल को जागृत किया है, क्या तुम्हारा दिमाग भी मंद हो गया है? चू वू ने देखा कि चू यून ने उसे नजरअंदाज कर दिया और शर्मिंदगी के मारे वह गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरा भी लाल हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर चू यून के कंधे पर थपथपाया। मार्शल आर्ट पवेलियन में निजी तौर पर लड़ाई करना मना था, यही नियम था। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे परिवार द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए चूहू वास्तव में चू यून से लड़ना नहीं चाह रहा था, वह तो बस उसका कंधा पकड़कर उसे बुरी तरह धमकाना चाहता था। आखिरकार चूहू बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। प्रथम श्रेणी के पीले रंग के एक साधारण मार्शल सोल के लिए 3 दिनों के भीतर क्यूई शोधन क्षेत्र में आगे बढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस चू यून ने अंदर जाने के लिए जरूर अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया होगा। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? चू यून रुक गया, उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, जिसमें हत्या की मंशा का हल्का सा संकेत था। अध्याय 6 चू यू का तिरस्कार। हालांकि चू यून ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर भी चू वू को अपने पैरों से लेकर सीधे सिर तक एक ठंडी लहर महसूस हुई। लेकिन हथेली पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी और इतने सारे लोगों के सामने उसे वापस खींचने का कोई कारण नहीं था। इसलिए चूहू को खुद को संभालना पड़ा और उसने अपनी हथेली चू यून के कंधे पर रख दी। मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? यह मार्शल आर्ट्स पवेलियन है। अगर उसमें अजगर जैसी हिम्मत भी हो तो भी वह मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चूहू के मन में एक विचार कौंधा और उसका साहस तुरंत बढ़ गया। ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत नहीं देख लेंगे तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। चू यून ने व्यंग्य किया, अचानक मुड़ा और सीधे चूहू के चेहरे पर कोहनी से वार किया। टकराना। एक धीमी सी आवाज के साथ चूहू चीखी और कई मीटर पीछे जा गिरी।
उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी नाक की हड्डी पूरी तरह से धंस गई थी और खून बह रहा था। चिशोदन स्तर 1 पर मौजूद चू यून के साथ मुकाबला करने के योग्य भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट्स पवेलियन के अंदर लड़ने की? अचानक हुए इस बड़े बदलाव से चू बाओ बुरी तरह कांप उठा और स्तब्ध रह गया। तभी उसे याद आया कि चू यून की शारीरिक शक्ति कितनी भयानक थी। क्या तुम भी इसे आजमाना चाहते हो, बेवकूफ? चू यून ने चू बाओ को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों की गहराई में हत्या का घना इरादा जमा हो रहा था। चू बाओ के पैर कांप रहे थे, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। चू यून ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और मार्शल आर्ट पवेलियन की दूसरी मंजिल की ओर चलने लगा। चू परिवार के सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर गहरे सदमे में थे। हालांकि वे चू यून के दबंग और अहंकारी व्यक्तित्व से लंबे समय से परिचित थे, लेकिन आज इसे फिर से देखकर वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। चू यून ने अभी अभी एक पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की साधारण मार्शल सोल जागृत की थी। फिर भी वह इतना आत्मविश्वासी क्यों था? क्या उसका दिल पत्थर का बना था? ऐसी स्थिति का सामना करने वाला एक आम इंसान शायद जीवन भर अवसादग्रस्त रहेगा। क्या उसे सचमुच विश्वास था कि वह अब भी वही महान और प्रतिभाशाली युवक है? चू परिवार के सभी शिष्य गहरी हैरानी से भर गए थे। मार्शल आर्ट्स पवेलियन में नियमों का उल्लंघन करना और किसी को चोट पहुंचाना। शारीरिक शक्ति की कमी के बावजूद उसने मार्शल आर्ट पवेलियन की दूसरी मंजिल तक जबरदस्ती पहुंचने पर जोर दिया। जो बातें दूसरे सोच भी नहीं सकते थे, कर भी नहीं सकते थे, वो सब चू यून ने कर दिखाई। आखिर किस आधार पर उसने इतनी हिम्मत दिखाई? चू यून ने मार्शल आर्ट्स पवेलियन की दूसरी मंजिल पर कदम रखा। ये जगह पहली मंजिल के आकार के समान थी, लेकिन यहाँ किताबों की अलमारियां बहुत कम थीं, जिससे पूरा कमरा खाली खाली सा लग रहा था। कुछ ही दूरी पर एक किताबों की अलमारी के सामने एक युवती मार्शल स्किल की किताब के पन्ने पलट रही थी। उसके बगल में एक युवक खड़ा था। हालांकि लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसका शरीर आकर्षक था। उसकी त्वचा जैद की तरह गोरी थी, उसकी चोटी ऊंची बंधी हुई थी, उसका चेहरा कोमल था, उसका व्यवहार आकर्षक, उत्कृष्ट और नाजुक था। वह युवक सुंदर था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह धैर्यपूर्वक उसके पास इंतजार कर रहा था। लड़की की नज़र चारों ओर घूमी और उसने संयोगवश चू यून को आते हुए देखा। चू यून और लड़की ने एक दूसरे की ओर देखा, उसका चेहरा शांत और अविचलित था। लड़की का चेहरा सुंदर था, लेकिन सबसे आकर्षक उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी मोहक आड़ू के फूल जैसी आंखें थीं। चू यून, लड़की की खूबसूरत आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी, लेकिन वह तुरंत अपने निर्मल स्वभाव में लौट आए। तुम मुझे ढूंढने आए थे, है ना? मैं पहले तुम्हें खुद ही सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। चू यून ने अपने चचेरे भाई चू यू को रुचि से देखा, जो उससे केवल 1 वर्ष छोटा था। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि चू यू उसे क्या बताना चाहता है। पहले जब चू यू का सामना उससे होता था, तो उसका रवैया उग्र होता था। वह हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी, हर दूसरे शब्द के साथ उसे युनगे कहकर पुकारती थी। उसकी मनमोहक गुलाबी आंखों से मानो स्नेह टपकता रहता था। लेकिन मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह के बाद से चू यू एक अलग ही व्यक्ति की तरह बदल गई थी। उसका रवैया ठंडा पड़ गया था और उसने फिर कभी उससे बातचीत नहीं की थी। चू यून, जिसने 2 जन्म जी लिए थे, वह कैसे नहीं समझ सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो चू यू एक ठेठ लालची औरत थी, एक हरी चाय वाली कुतिया। मैं सचमुच तुमसे बहुत लगाव रखती थी, अक्सर तुम्हारे साथ साधना करती थी। लेकिन जब हम छोटे और भोले थे, तब हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्तों जैसा था, पसंद जैसी कोई बात नहीं थी। अब और कोई ख्वाब मत पालो। वैसे भी तुम्हारी मार्शल सोल सिर्फ येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक की है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। साफ साफ कहूं तो चू यून, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य बिल्कुल अलग होगा, इसलिए कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। चू यू का चेहरा थोड़ा ठंडा था और जब वह बोल रही थी, तो उसका व्यवहार एक गर्वित सफेद हंस की तरह ऊंचा और शक्तिशाली था। उसे अब भी यही लगता था कि चू यून का मार्शल आर्ट पवेलियन की दूसरी मंजिल पर आना विशेष रूप से उसे ढूंढने के लिए ही था। चू यून को वास्तव में इस बात का अंदाजा था कि चू यून क्या कहने वाली है, बस इतना ही कि वह उसके लायक नहीं है। लेकिन चू यू की बात खत्म होते ही चू यून खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। ये सचमुच, यह मोटी चमड़ी, ये बस बहुत मोटी थी। जब उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, तो चू यू एक छोटी सी परछाई की तरह हर दिन उनसे चिपकी रहती थी। बात बस इतनी सी थी कि 2 जिंदगियां जी लेने के कारण वह चीजों को हल्के में लेता था।
अन्यथा अगर उसने उस समय थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई होती तो चू यू निश्चित रूप से खुश हो जाती और कपड़े उतारने और उसे अपनी मनचाही चीजें करने देने के लिए उत्सुक हो जाती। चू यून इन बातों को स्पष्ट करने में बहुत आलसी था क्योंकि उसे चू यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उससे ये सब उबाऊ लगता था। अप्रत्याशित रूप से चू यू ने पासा पलट दिया, खुद को कीचड़ से अछूते एक शुद्ध सफेद कमल के रूप में चित्रित किया, जबकि वह गुप्त इरादों वाला एक कामुक विकृत व्यक्ति बन गया। बेकार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? चू यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पहले से ही थोड़ी दोषी महसूस कर रही थी और चू यून को हंसते देख उसे और भी ज्यादा शर्म और गुस्सा आया। उस युवक ने भी भौहें चढ़ा ली और ठंडे लहजे में कहा, चू यून, अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है तो आगे से शियाओ यू के आसपास मंडराना बंद कर दो। शियाओ यू को ये पसंद नहीं है, वह तुम्हें आंखों का कांटा समझती है। अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। चू यून दिल खोलकर हंसा, उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक किताबों की अलमारी की ओर चला गया, हाथ बढ़ाया और एक मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल की किताब निकाली और ध्यान से उसके पन्ने पलटने लगा। उस युवक का नाम चू शिंगहान था, जिसकी उम्र इस वर्ष 19 वर्ष थी। उन्होंने 3 साल पहले पीले रंग की छठी श्रेणी की मार्शल सोल जागृत की थी और उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। दुर्भाग्यवश उन्हें अच्छा समय नहीं मिला। उस वर्ष कोई भी संप्रदाय छात्रों की भर्ती के लिए होनगान शहर नहीं आया। अपनी साधना में बाधा आने के डर से चू शिंगहान ने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और ग्रेट शिया मार्शल अकादमी में शामिल होने का विकल्प चुना, जिसे ग्रेट शिया साम्राज्य में शीर्ष स्तर की मार्शल अकादमी माना जाता था। लेकिन तथ्य ने साबित कर दिया कि मार्शल अकादमी और संप्रदाय के बीच वास्तव में काफी अंतर था। अब 3 साल बीत चुके थे और चू शिंगहान का स्तर ची शोधन के छठे स्तर पर था। ये गति धीमी नहीं थी, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसके हाव भाव को देखकर स्पष्ट था कि वह चू यू को पाने की कोशिश कर रहा था और चू यू को भी चू शिंगहान के बारे में अच्छी राय थी। मार्शल स्किल चुनते समय भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। चू यून, क्या तुम पागल हो गए हो? एक पीले ग्रेड के प्रथम श्रेणी के मामूली मार्शल सोल का मार्शल आर्ट पवेलियन में प्रवेश करना तो ठीक है, लेकिन मार्शल स्किल्स देखने के लिए दूसरी मंजिल तक आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? चू यू ने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा। वह परिवार के नियमों की सख्ती से भलीभांति परिचित थी, इसलिए चू यून को इतना साहसी देखकर वह खुद को दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्न होने से नहीं रोक सकी। मेरे पिता परिवार के मुखिया हैं और मैं चू परिवार का युवा स्वामी हूँ। क्या मैं इस मार्शल आर्ट पवेलियन में अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता? चू यून, जिसकी नज़र अभी भी किताब पर थी, व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंस पड़ा। बेकार, ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि चू परिवार के युवा स्वामी की पहचान तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम्हारा साथ दे सकती है? चू शिंगहान ने व्यंग्य किया। वह जानता था कि मार्शल आर्ट पवेलियन में लड़ाई करना मना है, लेकिन फिर भी वह चू यू के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था। चू यून ने आलस्य से मार्शल स्किल की सूची में खोजबीन की, जवाब देने की जरा भी इच्छा नहीं थी। मध्यम श्रेणी की मार्शल कला, सर्जिंग वेव फिस्ट। मध्यम श्रेणी की मार्शल कला, भयंकर बाघ तलवारबाजी कला। मध्यम श्रेणी की मार्शल कला, छायाहीन कृपाण कला। उसकी निगाहें एक के बाद एक मध्यम श्रेणी की मार्शल कलाओं पर तेजी से घूमी, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसी कला नहीं मिली जिससे वह संतुष्ट हो सके। शिंगहान गे, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं और पहले इस क्लाउड टर्निंग हैंड को हासिल करते हैं। चू यू ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी खूबसूरत निगाहों को सामने की शेल्फ पर रखे भेड़ की खाल से बने एक स्क्रॉल पर टिका दिया। अध्याय 7, बादलों को मोड़ने वाला हाथ। भेड़ की खाल से बना वह स्क्रॉल वहां शांति से पड़ा था, जो एक पारदर्शी चमक से घिरा हुआ था। चू परिवार के मार्शल आर्ट पवेलियन की दूसरी मंजिल पर मौजूद सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल, क्लाउड टर्निंग हैंड, यही थी। हालांकि इसका स्तर केवल मध्यम था, फिर भी क्लाउड टर्निंग हैंड में अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति थी। जब इसे चरम सीमा तक विकसित किया गया, तो इसकी शक्ति साधारण उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल से बिल्कुल भी कम नहीं थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से इस शक्तिशाली मार्शल स्किल को परिवार द्वारा सील कर दिया गया था। केवल चू परिवार का वह शिष्य ही, जो इस प्रतिबंध को तोड़ सकता है, क्लाउड टर्निंग हैंड की साधना कर सकेगा। ये प्रतिबंध मार्शल आर्टिस्ट के स्तर के अनुसार अपनी शक्ति को समायोजित करेगा, यानी भले ही आप केवल ची रिफाइनिंग स्तर 1 पर हो, फिर भी आपके पास प्रतिबंध को तोड़ने का मौका होगा। इसी वजह से उनकी ताकत चाहे जो भी हो, चू परिवार के सभी शिष्य कोशिश करने आते थे। शाओ यू, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं प्रतिबंध तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
चू शिंगहान ने आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाया, गहरी सांस ली, अपनी हथेली को एक ब्लेड में बदल दिया और पूरी ताकत से पारदर्शी प्रतिबंध पर वार किया। बूम! प्रतिबंध तंत्र बुरी तरह कांप उठा लेकिन पूरी तरह स्थिर रहा। चू शिंगहान ने भौहें चढ़ाईं, उसके पीछे उसका श्वेत बाघ मार्शल सोल प्रकट हुआ, उसका ची शोधन क्षेत्र का छठा स्तर विस्फोटित हुआ, आध्यात्मिक ची पूरी तरह से मुक्त हुई, उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई, और उसने बिना किसी झिझक के एक मुक्का मारा। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। चू शिंगहान दहाड़ा और उसका जोरदार मुक्का पारदर्शी प्रतिबंध पर लगा। पारदर्शी प्रतिबंध पहले कांप उठा, फिर गूंजने लगा और उसने अपार शक्ति को बिना किसी नुकसान के वापस प्रतिबिंबित कर दिया। चू शिंगहान इस अप्रत्याशित हमले से अचंभित रह गया। इस जोरदार प्रहार से उसकी छाती पर चोट लगी और उसने मुंह भरकर ताज़ा खून थूक दिया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसके पीछे मौजूद श्वेत बाघ की मार्शल आत्मा भी चुपचाप विलीन हो गई। भाई शिंगहान! चू यू के सुंदर चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले आत्मविश्वास से भरे चू शिंगहान न केवल प्रतिबंध तोड़ने में असफल रहे बल्कि खुद घायल भी हो गए। चू शिंगहान का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया था। कोई बात नहीं, भाई शिंगहान, मैं अन्य मार्शल स्किल्स भी चुन सकता हूँ। चू यू ने हल्की सी आह भरी, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। बादल घुमाने वाला हाथ। चू यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके दिल में एक विचार उमड़ रहा था। उनकी सर्वोच्च युद्ध आत्मा के आशीर्वाद से उनकी शारीरिक शक्ति समान स्तर के लोगों में अद्वितीय थी। यदि वे इसे कुछ मार्शल कौशल के साथ जोड़ सकें तो ये बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगा। चू शिंगहान पहले से ही गुस्से से उबल रहा था और अब चू यून को क्लाउड टनिंग हैंड को ध्यान से देखते हुए देखकर उसके दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और तिरस्कारपूर्वक कहा, चू यून, तू निकम्मा, तू सचमुच क्लाउड टनिंग हैंड पर कब्जा करना चाहता है। क्लाउड टनिंग हैंड पर दशकों पहले परिवार के एक ग्रैंड एल्डर ने प्रतिबंध लगा दिया था। हम भी इस प्रतिबंध के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तू निकम्मा, क्या तू कोई चमत्कार कर सकता है? जब से यह प्रतिबंध लगाया गया है, दशकों से किसी ने भी क्लाउड टनिंग हैंड का अभ्यास नहीं किया है। अतीत में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग भी इस प्रतिबंध को तोड़ नहीं पाए। चू यून, तुम्हें बस अपना प्रयास बचा लेना चाहिए। चू यू ने भी अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर व्यंग्य का हल्का सा भाव झलक रहा था। उसने हर संभव कोशिश की लेकिन वह प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकी, और यहाँ तक कि चू शिंगहान का प्रयास भी विफल रहा। इसलिए उसे विश्वास था कि चू यून का क्लाउड टनिंग हैंड को पाने का विचार एक मूर्ख का सपना था। सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। चू यून ने उदासीनता से बात की, उसकी निगाहें फिर से पारदर्शी प्रतिबंध पर टिक गईं। तुम लोग सचमुच बहुत घमंडी हो। चू शिंगहान की आंखों में भयावहता छा गई। फिर उसने ठंडी सांस लेते हुए एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, चू यून, मैं यही साफ साफ कह देता हूं, अगर तुम्हारे जैसे निकम्मे भी इस प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं तो मैं, चू शिंगहान, इन सभी वर्षों में व्यर्थ ही जिया हूं। भाड़ में जाओ। चू यून ने शांत स्वर में बात की, फिर आगे बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके भीतर ची की एक प्रचंड लहर उठ रही थी, और बिना किसी झिझक के उसने निर्णायक रूप से प्रहार किया, प्रतिबंध पर मुक्का मारा। दरार। एक स्पष्ट ध्वनि। कठोर प्रतिबंध में दरारें पड़ी हुई थीं। कुछ ही सांसों के बाद प्रतिबंध एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया और प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बदल गया जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। वो प्रतिबंध जिसे चू शिंगहान अपनी पूरी ताकत से भी नहीं तोड़ सका, वो प्रतिबंध जिसे चू परिवार के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग भी नहीं तोड़ सके, अब चू यून के एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। क्या? चू शिंगहान की आंखों में खौफ झलक रहा था, वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह दृश्य उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था, जो दर्द से जल रहा था। चू यून की शारीरिक शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? चू यू थोड़ी दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका कोमल शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। दशकों तक जिस प्रतिबंध को इतने सारे प्रतिभाशाली लोग तोड़ नहीं पाए, उसे वास्तव में कचरे के एक टुकड़े ने तोड़ दिया। और ये था क्लाउड टनिंग हैंड, जो मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल्स में सबसे शक्तिशाली था। चू यून ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, भेड़ की खाल से बना वह स्क्रॉल उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने मौखिक रूप से उनका उपहास नहीं किया, लेकिन उनका शांत और संयमित व्यवहार हजारों शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। चू शिंगहान इस अपमान को सहन नहीं कर सका, अंततः उसका आपा टूट गया, वह दहाड़ा और हमला करने ही वाला था।
चू यू ने झट से हाथ बढ़ाकर चू शिंगहान को पीछे खींच लिया। उसकी खूबसूरत निगाहें चू यून पर टिक गईं और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई शिंगहान, ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे क्लाउड टनिंग हैंड मिल भी जाए तो क्या होगा? यह मत भूलिए कि चू यून की मार्शल सोल येलो ग्रेड फर्स्ट रैंक की है। उसका पूरा जीवन बेकार ही बीतेगा, उसका कोई भविष्य नहीं होगा। उससे बहस करना क्या खुद को नीचा दिखाना नहीं है? इसके अलावा हेवनली दाव सेक्ट के होंगन शहर में भर्ती के लिए आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उन्हें अभी भी आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। अंत में चू यू की आवाज फिर से अपने सामान्य मनमोहक और मधुर स्वर में लौट आए। उसकी गुलाबी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। चू शिंगहान ने सिर हिलाया, चू यू के कंधे पर हाथ रखा और मानो अपनी शान दिखाते हुए गर्व से कहा, चू यून, मैं साफ साफ कहता हूं, तुम्हारी समझ की क्षमता को देखते हुए अगर तुम्हें क्लाउड टनिंग हैंड मिल भी जाए तो यह एक खजाने की बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि तुम क्लाउड टनिंग हैंड मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें ग्रेट शिया मार्शल अकेडमी में दाखिला दिलाने में मदद करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस मामूली प्रतिभा के साथ चाय पिलाना और पानी पिलाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। चू शिंगहान का लहजा तिरस्कारपूर्ण था, मानो यह चू यून पर किया गया कोई अविश्वसनीय उपकार हो। वह उस पिछली घटना को भी भूल चुका था जिसमें उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा था। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चू यून के होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे, उसका चेहरा शांत था। तुम टोस्ट करने से इनकार करते हो और बदले में जुर्माने के तौर पर शराब पीते हो। चू शिंगहान क्रोधित हो गया। भाई शिंगहान, चलो चलें। चू यून ने झट से चू शिंगहान की कमर में अपनी बाहें लपेट ली और चू यून को गुस्से से घूरने लगी। चू शिंगहान मार्शल आर्ट पवेलियन के नियमों से भी भलीभांति परिचित था। चू यून को एक भयावह और विषैली निगाह से घूरने के बाद उसने चू यून के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। ये दोनों कितने मूर्ख हैं। चू यून ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। इससे पहले चू शिंगहान के बार बार उकसावे का सामना करते हुए चू यून के मन में वास्तव में हत्या करने का इरादा था, लेकिन चूंकि यह मार्शल आर्ट पवेलियन में था इसलिए ज्यादा हंगामा करना उचित नहीं था। उसे ग्रे को कुछ इज्जत देनी पड़ी। जहां तक चू यू की बात है, ऐसी घमंडी महिला चू यून के दिल में जरा भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। जिन्हें चले जाना चाहिए वे चले जाएं, ताकि वे देखने में भद्दे न लगें। चू यून ने क्लाउड टनिंग हैंड उठाया और संतुष्ट होकर मार्शल आर्ट्स पवेलियन से बाहर निकल गया। अध्याय 8, एक गहरा रहस्य। क्या आपने चुन लिया है? मार्शल आर्ट्स पवेलियन के बाहर ग्रे ने ऊपर देखा, उसकी धुंधली आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। चू यून ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैंने ग्रे को चुन लिया है। आओ मुझे देखने दो। चलो पता लगाते हैं कि तुमने कौन सा मार्शल कौशल चुना है, नौजवान। ग्रे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह बहुत रुचि दिखा रहा हो। चू यून ने बिना किसी चिंता के क्लाउड टनिंग हैंड सौंप दिया। क्लाउड टनिंग हैंड निस्संदेह मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल्स में शीर्ष स्थान पर था। यह एक बेहद चरम प्रकृति का मार्शल कौशल था, एक प्रकार का अपरंपरागत दृष्टिकोण। क्लाउड टनिंग हैंड की शक्तिशाली आक्रमण क्षमता के कारण ही चू परिवार के इतने सारे शिष्य इसे पाने की लालसा रखते थे। हम क्लाउड टनिंग हैंड को देखने के बाद ग्रे के चेहरे पर कुछ आश्चर्य के भाव थे और उसकी पुतलियों की रुचि और भी बढ़ गई। क्या तुमने बाधा तोड़ दी? चू यून को सिर हिलाते देख ग्रे हंसे बिना नहीं रह सका। दशकों से किसी ने भी इस क्लाउड टनिंग हैंड का अभ्यास नहीं किया है क्योंकि कोई भी उस बाधा को तोड़ नहीं पाया है। साथ ही मार्शल आर्ट्स पवेलियन की दूसरी मंजिल पर 10 से अधिक प्रकार के मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल्स मौजूद हैं, जिनमें हर तरह के कौशल शामिल हैं। आपने विशेष रूप से इस सबसे शक्तिशाली क्लाउड टनिंग हैंड को ही क्यों चुना? ये बहुत सरल है, क्योंकि मैं सबसे चरम आक्रामक शक्ति हासिल करना चाहता हूं। चू यून ने शांत भाव से कहा, हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। जब आपकी युद्ध शक्ति पर्याप्त मजबूत हो तो आप पूरी तरह से आक्रमण को ही बचाव बना सकते हैं। अगर आपका दुश्मन इतना कमजोर हो जाए कि सांस भी न ले पाए तो उसे हमला करने का मौका कैसे मिलेगा? क्लाउड टनिंग हैंड गति पर जोर देता है और शक्ति में श्रेष्ठ है। एक बार जब ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो कुछ ही लोग इसका सीधा मुकाबला कर सकते हैं। अजेय गति से विरोधियों को कुचलना, यही मेरा विचार है। जी हाँ, क्लाउड टनिंग हैंड के बारे में आपका आकलन बिल्कुल सही है। ये वास्तव में हमारे चू परिवार की सबसे शक्तिशाली आक्रामक मार्शल स्किल्स में से एक है। लेकिन इसकी एक कमी भी है, इसकी अत्यधिक कठोरता टूटने का खतरा पैदा करती है। एक बार जब इसे छोड़ दिया जाता है तो मजबूत शारीरिक नियंत्रण के बिना इसका उल्टा प्रभाव स्वयं पर ही पड़ सकता है।
ग्रे का चेहरा चू यून की प्रशंसा से भरा हुआ था, लेकिन क्लाउड टनिंग हैंड की कमी को भी बताना जरूरी था। ग्रे, मैं ये सब समझ गया हूँ। चू यून मुस्कुराया। वह जानता था कि ग्रे उसे विनम्रता से याद दिला रहा है, इसलिए उसका लहजा सम्मानजनक बना रहा। जिस क्षण मैंने उस बाधा को तोड़ा, उसी क्षण मैंने इसे विकसित करने का मन बना लिया था। चू यून ने क्लाउड टनिंग हैंड का अभ्यास करने का जो कारण चुना, वह पूरी तरह से अपने शारीरिक बल पर विश्वास के कारण था। सर्वोच्च युद्ध आत्मा का निरंतर विकास होता रहेगा और उसके भौतिक शरीर की शक्ति भी तदनुसार निरंतर बढ़ती रहेगी, जिससे वह अपनी शुद्धतम शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकेगा। चूंकि आप इतने आत्मविश्वासी हैं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे आशा है कि आप अपनी साधना में सफल होंगे। ग्रे ने क्लाउड टनिंग हैंड को चू यून को लौटा दिया। उन्हें धन्यवाद देने के बाद चू यून मुड़ी और चली गई। ग्रे ने चू यून की दूर जाती हुई आकृति को देखा और धीरे से हंसते हुए बुदबुदाया, अगर तुम, नौजवान, सचमुच बादल मोड़ने वाले हाथ की साधना को शिखर तक पहुंचा सकते हो, तो क्या होगा अगर मैं, ये बूढ़ा आदमी, तुम्हें सौभाग्य का एक झटका दूं। खेती कक्ष में चू यून के कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसके सामने पीतल और लोहे से बनी कई लोहे की मूर्तियां थीं। ये लोहे की मूर्तियां चू यून के आदेश पर बनवाई गई थीं, जो विभिन्न प्रकार के उत्तम लोहे और कांसे से ढाली गई थीं। ये कुछ हद तक साधना के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के खंभों के समान थीं, लेकिन लकड़ी के खंभों से सैकड़ों गुना अधिक कठोर थीं और विशेष रूप से दैनिक अभ्यास के लिए उपयोग की जाती थीं। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में दहाड़ा, बादलों को मोड़ने वाला हाथ। फुफकार, एक हल्की सी ध्वनि के साथ शून्य क्षेत्र में सघन आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित होकर एक भयंकर विशाल हथेली में परिवर्तित हो गई। ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ी और उसकी शक्ति अपार थी। जहां कहीं भी वह विशालकाय ताड़ का पेड़ पहुंचता था, वहां आसपास की जगह भी इस अपार शक्ति को सहन करने के लिए संघर्ष करती थी। गर्जना के साथ विस्फोट होता था और परत दर परत चकनाचूर हो जाती थी। बूम! उस विशाल हथेली में असीम शक्ति थी, जो लगभग एक दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थी। पीतल और लोहे से बनी कई लोहे की मूर्तियां एक ही हथेली के प्रहार से चकनाचूर होकर धूल में मिल गईं। इतना ही नहीं, साधना कक्ष की दीवारों पर भी एक बेहद डरावना हथेली का निशान रह गया था। लोहे और कांसे की ये मूर्तियां बहुत कठोर थीं, 10,000 किलो की ताकत के बिना इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन चू यून ने कर दिखाया। चिशोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर और पीले रैंक की 7वीं श्रेणी की सर्वोच्च युद्ध आत्मा के संयोजन से चू यून में एक पूर्ण परिवर्तन आ गया था। हर हरकत में उसके पास हजारों किलो की शक्ति थी। पूरी शक्ति के साथ क्लाउड टनिंग हैंड को छोड़ने पर यह आसानी से 10,000 कैटी से भी अधिक की दूरी तय कर सकता है। किसी भी मार्शल स्किल को जब उसके चरम स्तर तक विकसित किया जाता है, तो वह जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा क्लाउड टनिंग हैंड चू परिवार का सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्जेय मार्शल कौशल था। इसके अलावा चू यून को स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि यह उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें अभी भी बहुत गहरी क्षमता छिपी हुई है, जिसे उजागर किया जाना बाकी है। मध्यम स्तर की मार्शल कला को समझना आसान नहीं है। असाधारण बोध क्षमता वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इन्हें पूरी तरह समझने के लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होगी। लेकिन सर्वोच्च युद्ध आत्मा के संवर्धन के साथ चू यून ने केवल एक दिन में क्लाउड टनिंग हैंड को पूरी तरह से समझ लिया। अगले 3 दिनों तक चू यून ने बार बार इसका अभ्यास किया, जिससे उसकी दक्षता में वृद्धि हुई। उसने अकेले ही लोहे और कांसे की 100 से अधिक मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इसे शिखर तक पहुंचना नहीं कहा जा सकता, फिर भी ये पहले से ही शानदार था। चू यून की युद्ध क्षमता को अब निश्चित रूप से उसके साथियों के बीच अजेय कहा जा सकता है। यहां तक कि विभिन्न लोगों के बीच होने वाली लड़ाइयों में भी उन्हें पूरा भरोसा था। सुप्रीम वॉर सोल का यही सबसे दुर्जेय पहलू था। स्नान करने और कपड़े बदलने के बाद चू यून साधना कक्ष से बाहर निकल गया। उसके होठों पर मुस्कान थी, वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसके पूरे शरीर से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। साधना कक्ष के बाहर चू परिवार के कई शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे। साधना कक्षों की सीमित संख्या के कारण इन लोगों को उनका उपयोग करने के लिए केवल कतार में लगना पड़ता था। इसके अलावा प्रत्येक उपयोग के लिए एक ची गैदरिंग पिल की कीमत चुकानी पड़ती थी, जो बहुत महंगी थी। जब तक कि यह मार्शल स्किल्स को विकसित करने के लिए न हो, जहां विभिन्न सहायक संवर्धन सुविधाएं उपलब्ध हों, तब तक कई लोग मार्शल स्किल्स को विकसित करने के लिए इन संवर्धन कक्षों में आना पसंद करेंगे। ओह,
क्या ये हमारे युवा स्वामी नहीं हैं, जिन्होंने चू परिवार में एक पीले ग्रेड के प्रथम श्रेणी के बेकार मार्शल सोल को जागृत किया था? एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास मौजूद कई लोग जोर से हंसने लगे। चू युन ने ऊपर देखा तो पाया कि उसका मजाक उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि चू झेन का छोटा भाई चूशुन था। चूशुन। चू युन ने उदासीनता से मुस्कुराया, उसकी आंखों में अचानक हत्या का इरादा झलक उठा, जिससे चूशुन कांप उठा। चूशुन ने मूल रूप से सोचा था कि जब उसका क्षेत्रची शोधन क्षेत्र के द्वितीय स्तर तक उन्नत हो जाएगा तो वह चूयुन से नहीं डरेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मुलाकात में दूसरे पक्ष की एक ही नज़र उसे ऐसा महसूस कराएगी जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो, जैसे उसके सिर पर बर्फीले पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो, उसकी आत्मा उड़ गई हो और उसका मन बिखर गया हो। तुमने ची शोधन क्षेत्र में कब प्रवेश किया? एक प्रथम श्रेणी का साधारण मार्शल सोल इतने कम समय में ची शोधन क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? चूशुन की आंखों में सदमे के भाव थे और बोलते समय वह हकला रहा था। उसे जांच पड़ताल करने की भी जरूरत नहीं थी। जो भी मूर्ख नहीं था, वह चू युन के चारों ओर घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी तुलना में कहीं अधिक सघन क्यों है? धिक्कार है, मेरे पास पीले रंग की 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल है, इस बेकार चीज की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? चू युन को बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराते हुए देखकर चू शुन का चेहरा बिगड़ गया और उसके दिल में आक्रोश की लहर दौड़ गई। उसने अचानक अपना हाथ उठाया, चू युन की नाक की ओर इशारा किया और शाप देते हुए कहा, चू युन, यह मत सोचो कि तुम संयोगवश ची शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो तो तुम इतने महान हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई चू झेन ने अभी अभी 2 मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का अभ्यास किया है और वह कल निश्चित रूप से आसानी से स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। तुम निकम्मे, जीवन भर हमारे पैरों तले धूल चाटने के ही लायक हो। चू शुन के शब्द सुनते ही पूरा इलाका अशांत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू शुन की चू युन के प्रति नफरत इतनी गहरी होगी। सामान्य तौर पर चू युन निर्दयतापूर्वक जवाबी कार्रवाई करता और चू शुन को तब तक पीटता जब तक वह जमीन पर रेंगने न लगता। लेकिन अब चू शुन के अपमान का सामना करते हुए वह केवल शांत भाव से मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। चू युन उदासीन नहीं था, न ही उदार। वास्तव में वह द्वेष रखने वाला व्यक्ति था और जो कोई भी उसे जरा सी भी नाराजगी पहुंचाता, वह उसे नहीं छोड़ता था। बात सिर्फ इतनी थी कि चू शुन को अभी सबक सिखाना वास्तव में व्यर्थ था और इससे समय से पहले ही उसके क्षेत्र का खुलासा हो जाता। स्वर्गीय दाव संप्रदाय की कल होने वाली भर्ती तक इंतजार करना और फिर अखाड़े में उसे बुरी तरह अपमानित करना, ये वास्तव में संतोषजनक होगा। अध्याय 9 तियानदाव संप्रदाय से आए आगंतुक। स्वर्गीय दाव संप्रदाय द्वारा होनगन शहर में शिष्यों की भर्ती करने की योजना में अचानक किए गए बदलाव की चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में आग की तरह फैल रही थी। होनगान शहर में 2 प्रमुख परिवार थे, चू परिवार और चेन परिवार। सत्ता के मामले में दोनों परिवार लगभग बराबर थे। दोनों ही प्राचीन विरासतें सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थीं और उनकी नींव बहुत गहरी थी। पूरा होनगान शहर इन दोनों परिवारों की संपत्तियों से भरा हुआ था। निकट होने के कारण प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य थी। इन वर्षों में दोनों परिवार खुले तौर पर और गुप्त रूप से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उद्योगों में, युद्ध शक्ति में और युवा पीढ़ी में एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। कुछ दिन पहले चू जेन के पीले रैंक 7वीं श्रेणी की मार्शल सोल जागृति की खबर होनगन शहर में सभी को पता चल गई थी। हालांकि कभी ख्याति प्राप्त प्रतिभाशाली चू परिवार के युवा स्वामी चू युन ने केवल एक पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल आत्मा को जागृत किया था, जिसके कारण वे प्रतिष्ठा खो बैठे और एक दयनीय भाग्य का सामना करना पड़ा। जहां तक चू तियानको द्वारा चू युन को विरासत सौंपने की घोषणा का सवाल है, तो इसे व्यापक रूप से एक मजाक के रूप में उपहास का विषय बना दिया गया था। होनगन शहर में हेवनली दाव संप्रदाय की भर्ती के संबंध में चेन परिवार ने लगातार गोपनीयता बनाए रखी और यहां तक कि अपना जागरण समारोह भी गुप्त रूप से आयोजित किया। किसी को नहीं पता था कि उनकी कई युवा पीढ़ियों ने किस स्तर की मार्शल सोल जागृत की थी। हालांकि सभी ने सर्वसम्मति से चू परिवार के चू जेन का समर्थन किया। आखिरकार एक येलो रैंक 7वीं श्रेणी का मार्शल सोल निश्चित रूप से आसपास के कई शहरों में प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता था, जो पहले से ही हेवनली दाव सेक्ट के भर्ती मानकों को पार कर चुका था। यह पहले से ही तय था कि चू जेन का चयन स्वर्गीय दाव संप्रदाय में हो जाएगा। जिस बात ने वास्तव में सभी की जिज्ञासा जगाई, वही ये थी कि शेष 2 स्थान किसे मिलेंगे। पिताजी, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले चू वानकिंग ने पारिवारिक बैठक में सीधे आप पर महाभियोग चलाया था। चू युन पहले से ही तैयार होकर जाने के लिए तैयार थी।
चू तियानकुओ उसके बगल में खड़ा था, हाथ पीठ पर बांधे, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। हाँ, तुम अपने बूढ़े को किस तरह का आदमी समझते हो? चू वानकिंग जैसी मामूली ताकत के साथ वह मुझ पर महाभियोग चलाने की हिम्मत कैसे करता है? मैंने तुरंत जवाब दिया। मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो कोई भी यह मानता है कि उसकी ताकत मुझसे अधिक है और वह कुलपिता बनने के लिए अधिक योग्य है, वह अभी आगे आए और हम लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो कुलपिता का पद तुम्हारा होगा। और आपको क्या लगता है क्या हुआ? चू वानकिंग और चू गुआंगयाओ ने तो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। पिताजी ने अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए था। चू वानकिंग परिवार की महत्वाकांक्षाएं भेड़िया जैसी हैं, लगता है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें सचमुच बहुत लंबे समय तक दबाया गया है। स्वर्गीय दाव संप्रदाय की भर्ती के बाद हम हिसाब बराबर कर लेंगे। चू यून की आंखों में एक चमक सी कौन थी। आज वह चू झेन के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। अच्छा हुआ कि वे सामने आ गए, इससे तुम्हारे पिता को ये साफ साफ पता चल गया कि चू वानकिंग के पक्ष में कितने लोग हैं। कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा ही छुपते हैं। चू तियानकुओ ने भावुक होकर कहा, यह सचमुच एक सुखद संयोग था जिसके कारण सभी गुप्त इरादों वाले लोग बेनकाब हो गए। होंगन शहर का सबसे बड़ा गिल्ड हॉल पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। स्वर्गीय दाव संप्रदाय के 3 सम्मानित अतिथि सुबह सुबह ही संघ भवन पहुंच गए थे। वे होंगान नगर में अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। निर्धारित मानदंडों और शर्तों को पूरा करने वाले 3 शिष्यों का चयन करने के बाद वे प्रस्थान करेंगे। गिल्ड हॉल के अंदर काफी भीड़ थी, जिनमें ज्यादातर चू परिवार और चेन परिवार के लोग थे। चयन के लिए पात्र व्यक्तियों के पास कम से कम पीले ग्रेड 5वीं रैंक की मार्शल सोल होनी चाहिए और विशाल होंगन शहर में पीले ग्रेड 5वीं रैंक को जागृत करने वाले 10 से अधिक लोग नहीं होंगे। गिल्ड हॉल के भीतर ऊंचे चबूतरे पर 5 व्यक्ति बैठे थे। चू परिवार के मुखिया चू तियानकुओ, चेन परिवार के मुखिया चेन लोंग और स्वर्गीय दाव संप्रदाय के 3 शिष्य। हेवनली दाव संप्रदाय के तीनों व्यक्तियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थे। वह महिला सफेद वस्त्र पहने हुए थी, लगभग 30 वर्ष की आयु की थी। उसकी सुंदरता लाजवाब थी। वह वास्तव में अपनी युवावस्था में अद्वितीय कहलाने की योग्य थी और उसके हर हावभाव से एक राजसी आभा झलकती थी। बाकी दोनों आदमी उम्र में कुछ बड़े थे और हालांकि उनकी शक्ल सूरत साधारण थी, फिर भी उनमें अहंकार का भाव था, मानो वे हर किसी को नीचा समझते हों। चू तियानकुओ और वह महिला एक दूसरे को जानते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे कभी कभी बातचीत करने के लिए एक दूसरे के करीब झुकते थे। अन्य 2 व्यक्तियों का चेन लॉन्ग के साथ स्पष्ट रूप से अधिक संपर्क था। चू तियानकुओ, तुमने उस समय मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा बेटा कम से कम 6ठे दर्जे की पीली श्रेणी की मार्शल सोल जागृत करेगा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? उस महिला ने चू तियानकुओ को तिरछी नजरों से देखा। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। चू तियानकुओ ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। किस्मत के ही खेल हैं जिंगरान। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि यून एयर के पास पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल होगी। पड़ोसी शहर तियानकियू ने 3 ऐसे प्रतिभाशाली योद्धाओं को जन्म दिया है जिनके पास 6ठे दर्जे की पीली मार्शल आत्मा है, और भर्ती के प्रभारी अन्य 2 लोगों को तियानकियू शहर से कई लाभ मिले हैं। उनके भर्ती स्थान को अस्थायी रूप से बदलने के मेरे आदेश से वे मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय इसके लिए मुझे दोषी ठहराएगा। तो चू तियानकुओ, आप मुझे मुआवजा देने की क्या योजना बना रहे हैं? जब महिला बोली तो उसका लहजा कुछ हद तक नाराजगी भरा था। आरोप लगाने जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रेमियों के बीच की कहासुनी जैसा था। चू तियानकुओ ने 2 बार गला साफ किया। चलिए, भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस बारे में बात करते हैं। हम्फ। जिंगरान ने ठंडी सी आवाज निकाली और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। बाहरी लोगों के सामने उसने अपना शालीन व्यवहार फिर से अपना लिया था। तीनों सम्मानित अतिथियों, समय लगभग सही है। चेन लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और उन्हें याद दिलाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिवाज के अनुसार सभी प्रतिभागी मंच पर आएं और अपनी मार्शल सोल को मुक्त करें। जिंगरान का सुंदर चेहरा शांत और संयमित था। उन तीनों में से जिंगरान स्पष्ट रूप से सबसे सम्मानित थीं, जबकि अन्य 2 पुरुष उनकी सहायता के लिए मौजूद प्रतीत होते थे। दोनों परिवारों के 10 से अधिक युवा शिष्य मंच पर आए। उदासीन भाव से देखते हुए चू यून उनमें प्रमुखता से मौजूद था। चू यून, अपनी उस घटिया पीली श्रेणी की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल के साथ तुम अभी भी मंच पर जा रहे हो। चू झेन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जब दुश्मन आमने सामने होते हैं तो उनकी आंखों में नफरत की आग जल उठती है। वह चू यून पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। हाँ 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 हाँ, क्या परिवार में अपमानित होना ही काफी नहीं है?
क्या पूरे होंगन शहर में खुद को अपमानित करने का यही सिलसिला है? चू शुन अपनी हंसी नहीं रोक सका और पेट पकड़कर हंसने लगा। पास ही खड़े चू यू के चेहरे पर भी दया का भाव था। चू यून, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मंच से जल्दी उतर जाना ही बेहतर है। अभी भी जाने में देर नहीं हुई है, वरना बाद में जब तुम अपनी मार्शल सोल को मुक्त करोगे तो चाहकर भी नहीं जा पाओगे। अगर मंच पर हमारे चू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो क्या चाचा तियान को तुम्हें इतनी मनमानी करने देंगे? मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अपने पक्षी से खेलो, मेरे मामलों में दखल मत दो क्योंकि तुम उब रहे हो। चू यून ने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था। यही कारण था कि वह और उनके पिता चू तियान को दोनों इतने आत्मविश्वासी प्रतीत होते थे। अगर अभी भी घमंड करने की हिम्मत कर रहे हो तो बाद में पछताने का समय आ जाएगा। चू शुन और चू झेन अपने मन में तीव्र विचार कर रहे थे। चू यून, प्रथम श्रेणी की पीली मार्शल आत्मा धारण करने का अनुभव कैसा होता है? एक सुंदर युवक मुस्कुराया और उधर देखने लगा। उसकी मुस्कान भले ही सौम्य लग रही थी, लेकिन उसमें व्यंग्य की झलक थी। ये युवक चेन शुन था, जो चेन परिवार के मुखिया चेन लॉन का सबसे छोटा बेटा था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास किस स्तर की मार्शल सोल है, लेकिन उसके आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखकर लगता था कि यह बुरी नहीं होगी। चू यून ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया। वह मुस्कुराया और उसकी ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाए उसके होंठ खुलकर कहने लगे, बेवकूफ। अध्याय 10 शक्तिशाली चेन शुन। आप। चेन शुन का चेहरा अचानक बदल गया, उसका दिल गुस्से से भड़क उठा और उसने चू यून को घूरते हुए एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, कचरे, क्या तुम जीने से थक गए हो? अखाड़े में इतने सारे लोगों के सामने चू यून ने सचमुच उसका नाम लेकर उसे अपमानित किया। वह बहुत ही अहंकारी था। प्रथम श्रेणी के पीले रंग के मार्शल सोल वाले इस व्यक्ति में इतना अहंकार कैसे हो सकता है? कैसे? मौन। हेवनली दाव संप्रदाय के एक व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए ठंडी निगाहों से चू यून को देखा और उपहास करते हुए कहा, क्या तुम वही प्रतिभाशाली युवक हो जिसके बारे में चू तियानकुओ ने इतने विश्वास के साथ हमें आश्वासन दिया था? वास्तव में इसके बारे में सुनना इसे देखने जितना अच्छा नहीं है। एक अन्य व्यक्ति उपहास उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। बस बहुत हो गया, चलिए शुरू करते हैं। जिंग रान का सुंदर चेहरा भावहीन था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, उसे उन दोनों पुरुषों को चू यून का मजाक उड़ाते देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो। चेन लॉन की तेज आवाज के साथ ही अखाड़े में मौजूद 1 दर्जन से अधिक शिष्यों ने तुरंत अपनी मार्शल सोल को मुक्त कर दिया। बूम बूम बूम। शून्य लोक में विभिन्न रंग संघनित होकर भयावह शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। पीली रैंक 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल, काली पूंछ वाला सांप। ये चू शुन की मार्शल सोल थी। पीली रैंक 5वीं श्रेणी की मार्शल सोल, नीली बर्फीली मिंक। ये चू यू की मार्शल सोल थी। अन्य शिष्यों की मार्शल सोल सभी येलो रैंक 5वीं श्रेणी की थी। येलो रैंक यानी 5वीं कक्षा को एक विभाजक रेखा माना जाता था। यदि कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता था तो उसे उत्तीर्ण भी नहीं माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि वह इस जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। एक बार जब कोई व्यक्ति येलो रैंक यानी 5वीं श्रेणी को पार कर लेता है तो उसे उत्कृष्ट श्रेणी में माना जा सकता है और लगन से साधना करने पर उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन 5वीं श्रेणी का येलो रैंक मिलना कोई आम बात नहीं थी। दोनों परिवारों के सैकड़ों शिष्यों में से जिन्होंने आध्यात्मिक जागृति प्राप्त की, अंत में केवल लगभग 10 येलो रैंक के 5वीं श्रेणी के मार्शल सोल ही उभर पाए। चू झेन की आंखों में घमंड की चमक थी। उसने चू यून को घूरते हुए बड़े गर्व से कहा, तुम्हारी पीली श्रेणी की प्रथम श्रेणी की मार्शल आत्मा कहाँ है? उसे प्रकट करो और हमें दिखाओ। जैसी आपकी इच्छा। चू यून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और सर्वोच्च युद्ध आत्मा चुपचाप उसके पीछे संघनित हो गई। एक अत्यंत सघन युद्ध भावना चारों दिशाओं में फैल गई और उसकी शक्तिशाली आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। हम, जिंग रान और दोनों आदमी एक साथ भौहें चढ़ा बैठे। इस मार्शल सोल की आभा कुछ हद तक गहरी कैसे थी? जब सर्वोच्च युद्ध आत्मा पूरी तरह से प्रकट हुई तो उसके बगल में एक पीली रोशनी तैरने लगी जो उसके स्तर की घोषणा कर रही थी। सबके चेहरे के भाव अजीब हो गए। पूरा हॉल इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। पीली श्रेणी प्रथम रैंक, भला तुम में इसे प्रदर्शित करने की हिम्मत कैसे हुई? चू झेन बेतहाशा हंसा। उसकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। उनकी हंसी ने हॉल की खामोशी को तोड़ दिया। पूरा आयोजन स्थल तुरंत हंगामे में तब्दील हो गया। क्या यह अफवाह सच थी कि प्रतिभाशाली चू यून ने पीले ग्रेड की प्रथम श्रेणी की मार्शल सोल जागृत कर ली थी?
इतनी घटिया मार्शल सोल के साथ उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि वह इसे हेवनली दाव सेक्ट के सम्मानित मेहमानों के सामने प्रदर्शित करे? क्या उसे वाकई शर्मिंदगी का डर नहीं था? जैसा कि उम्मीद थी, जब सुप्रीम वॉर सोल को प्रदर्शित किया गया तो अखाड़े में मौजूद लगभग 1 दर्जन अन्य लोगों की आंखों में उपहास का भाव दिखाई दिया। उन सभी को ऐसे घटिया लोगों से जुड़े होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके विचार में चू यून ने बस हार मान ली थी। हे चू यून, क्यों परेशान हो रहे हो? चू यून ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पछतावे की बजाय दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव अधिक दिखाई दे रहा था। बेशक वह चाहती थी कि चू यून साधारण बन जाए और जीवन भर के लिए एक बेकार इंसान बन जाए, तभी यह साबित हो सकता था कि उसका चुनाव सही था। चू वानकिंग ने मंच पर खड़े चू तियानकुओ को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। उसकी आवाज संतुष्टि से भरी हुई थी और उसने मन ही मन बुदबुदाया, चू तियानकुओ, ओह चू तियानकुओ, एक निकम्मे बेटे ने जीवन भर की शान बर्बाद कर दी। क्या तुम विशेष रूप से दुखी नहीं हो? चू तियानकुओ को कुछ आभास हुआ और उसने चू वानकिंग की निगाहों का पीछा किया। उनकी निगाहें मिलीं। हालांकि कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी चू तियानकुओ चू वानकिंग की आंखों में अत्यधिक महत्वाकांक्षा को महसूस कर सकता था। लेकिन चू तियानकुओ ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। जिंग रान अब चू यून को भीड़ द्वारा उपहास का पात्र बनते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अनजाने में पूछा, चू झेन चेन शुन, तुम्हारी मार्शल सोल कहाँ है? मेरी महिला, कृपया जल्दी न करें। मार्शल सोल जितनी शक्तिशाली होगी, उतना ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। मेरे जैसी मार्शल सोल को तो अंतिम मुकाबले के लिए बचाकर रखना चाहिए। चेन शुन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। न तो वह घबराया हुआ था और न ही जल्दबाजी में। हम दिखावा कर रहे हो? चू झेन ने व्यंग्य किया। उसका पूरा शरीर बूम की आवाज के साथ कांप उठा और एक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके सिर के ऊपर जलती हुई लपटों से घिरी एक जादुई तलवार प्रकट हुई, जिसे उसने आसानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। एक हुआंग ग्रेड 7वें स्तर की मार्शल सोल उन्मादी ज्वाला तलवार। ऐसे वीर योद्धा को आसपास के शहरों को ध्यान में रखते हुए भी सर्वोच्च स्तर का प्रतिभाशाली माना जाता था। हम बुरा नहीं है। मार्शल सोल चूजेन के जागृत होने को देखकर जिंग रान का ठंडा चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। अगर वह इस बार हुआन ग्रेड के 7वें स्तर की मार्शल सोल वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करने में सफल हो जाती है, तो इसे मिशन को पूरा करने की एक तरह से अपेक्षा से अधिक उपलब्धि माना जाएगा। ये सिर्फ जिंग रान की खूबसूरत आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। वह चू तियानकुओ को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपने स्वाभिमान के चलते शायद वह नहीं चाहेगा कि वह उसे दिलासा दे, है ना? चू तियानकुओ, तुम्हारे चू परिवार का ये छोटा बेटा बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा। अगर उसे दूसरे शहरों में रखा जाता तो भविष्य में तुम्हारा चू परिवार जरूर राज करता। लेकिन दुर्भाग्य से तुम मेरे बेटे से मिल गए। तुम्हारी उन्मादी ज्वाला तलवार मेरे बेटे के मुकाबले अभी भी कुछ कमजोर है। उन्हें अपनी असली ताकत दिखाओ। चेन लॉन्ग धीरे धीरे खड़ा हुआ, आनंद से भरी नजरों से अपनी बाहें फैलाईं। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। जी हाँ पिताजी। चेन शुन की आंखों में घोर अहंकार झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा प्रवाहित हुई। अचानक उसके पीछे एक विशाल हरे भूरे रंग की मछली प्रकट हुई। उसके चारों ओर 7 पीली रोशनी लिपटी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से हुआन ग्रेड के 7वें स्तर की मार्शल सोल का प्रतीक थी। लोच। चू परिवार के कई शिष्य थोड़े आश्चर्यचकित हुए। एक लोच मार्शल सोल हुआन ग्रेड 7वें स्तर का, हालांकि अभी भी मजबूत है, लेकिन उन्मादी ज्वाला तलवार से मुकाबला नहीं कर सकता। चेन शुन को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? नहीं, यह कोई लोच मछली नहीं है, ये तो एक मड ड्रैगन है। जिंग रान अचानक खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी थी। उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुले हुए थे और वह हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोल रही थी। एक मड ड्रैगन में सच्चे ड्रैगन रक्त का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश होता है। हालांकि यह इतना सूक्ष्म है कि लगभग अदृश्य है, फिर भी यह सच्चे ड्रैगन का वंशज है। इस मड ड्रैगन की मार्शल सोल तुलना करने पर उन्मादी ज्वाला तलवार से भी श्रेष्ठ है। जिंग रान की बातें सुनकर स्वर्गीय दाव संप्रदाय के अन्य 2 व्यक्ति भी एक साथ चौंक गए। कीचड़ का ड्रैगन, क्या इसमें सचमुच ड्रैगन का वंश है? सचमुच का ड्रैगन। पूरे हॉल में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ट्रू ड्रैगन शब्द उनके लिए बहुत दूर की बात थी। किसी सच्चे ड्रैगन से थोड़ी सी भी संबंधित कोई भी मार्शल सोल साधारण मार्शल सोल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती है।
दोनों ही हुआन ग्रेड 7वें स्तर के होने के कारण ये ट्रू ड्रैगन मार्शल सोल उन्मादी ज्वाला तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हा 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 हा। चेन शुन ने अपनी बाहें फैलाकर आकाश की ओर मुख कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के इस पल का आनंद ले रहा था। चू झेन का चेहरा पल भर में बेहद पीला पड़ गया, रंगहीन हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चेन शुन द्वारा जागृत मार्शल सोल वास्तव में उसकी अपनी शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। चू युन को अंततः कुचलने के बाद चू झेन ने सोचा कि वह होनगन शहर का निर्विवाद नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है। भला किसने सोचा होगा? चेन शुन की मार्शल सोल असल में एक मड ड्रैगन थी। वह एक कीचड़ का अजगर था जिसने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।